नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। टुडे ए रीडर, टुमारो ए लीडर। तो मैग्रेट फुलर के द्वारा जो है ये कोट लिखा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात कही है। तो ये एक तरह की कला है जो कि आपको सीखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ो, किताबें पढ़ो। ओके, ऐसा नहीं कि जो स्टडी है बिल्कुल उसके रिलेटेड ही पढ़ो, लेकिन इसके अलावा भी जिसमें आपकी दिलचस्पी है उन किताबों को भी पढ़ना शुरू करो। तो उसके लिए एक टाइम रखो। ओके, सुबह का या शाम का, या फिर कोई भी ऐसा समय जिसमें आप जो है ना आपकी कंसंट्रेशन सबसे हाई रहती है। तो उस समय को चूज करो और एक किताब पकड़ो। और रोज, हर रोज जो है ना कम से कम आधा घंटा जो है वो डिवोट करो उस किताब को पढ़ने के लिए। और कोशिश करो कि कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है एक किताब को कंप्लीट करो। तो इस तरीके से जो अपनी एक आदत है ना उसको डेवलप करो। तो आज का जो रीडर है, जो जो चीजें आप पढ़ोगे ना, आपके माइंड में बहुत सारी जो है ना नई डेवलपमेंट्स होंगी। तो जब आप स्पीच दोगे, ओके, जब आप किसी भी काम को लीड करोगे ना तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इनिशिएटिव लेने की जो है ना यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप किताबों के साथ जुड़े रहोगे। ओके, स्टडी तो जो आपके स्टडी मटेरियल वो तो आप तो करोगे करोगे, लेकिन इसके अलावा भी और भी किताबें पढ़िए जिससे जनरल अवेयरनेस भी आपकी बढ़े। ओके, आपकी इंटेलेक्चुअल जो यहाँ पर माइंड सेट है वो भी आगे बढ़े। ओके, तो इस तरीके से किताबों को पढ़ने की भी आदत डालो। तो ज्यादातर जो, अगर मैं पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करूं तो वो भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। ओके, तो कांग्रेस के एक लीडर हैं शशि थरूर करके, जो कि तिरुवनंतपुरम से एमपी हैं, केरला से। तो वो उनकी जो इंग्लिश वोकेबलरी है ना तो उसको काफी बढ़िया माना जाता है। ओके, तो वो हाल ही में ब्रिटेन में वो स्पीच भी देकर आए थे भारत की आजादी के प्रति अंग्रेजों के सामने ही। ओके, तो काफी उन्होंने बातें सुनाई थी अंग्रेजों को। तो इसी के अलावा उन्होंने ये बात कही थी कि मैं एक साल में 300 से ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। ओके, तो ये कैसे पढ़ता हूँ मुझे मुझसे ये मत पूछिए, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो इस तरीके से अपनी आदतें डेवलप करें। आपका माइंड सेटअप बिल्कुल जो है ना एनर्जेटिक हो जाएगा। तो अच्छी आदतें हैं, इनको डेवलप जरूर करें। तो एक कॉपी और पेन जो है ना अपने साथ रख लीजिए। तो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो उसको फटाफट लिख लेना। ओके, तो बाद में उसके जो आंसर है कंपाइल करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आज जो है ये आज का न्यूज़पेपर है, तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है। फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज सबको हम डिस्कस करते हैं, और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो और आपको जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा जिन बच्चों को लिंक जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इन वीडियोस का, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, चैनल का टैब खोल के जो है उसके अंदर जाके जो वीडियोस वाला सेक्शन है वहां जाकर जो है जो पहली लेटेस्ट वीडियो होगी वो जो है ना अपडेटेड वीडियो होगी, बिल्कुल नई वीडियो होगी। तो जो इसका टाइम है लेक्चर का वो 9:30 तक है। ओके, 9:30 तक ये आ जाएगा। ओके, अगर पहले रिकॉर्ड हो गया, पहले सारा सामान हो गया तो पहले भी जो है अपलोड हो जाएगा। तो कुछ दिन जो है कंटेंट कुछ ज्यादा होता है तो इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। तो वो किसी एक दिन ऐसा हो सकता है कि 9:30 थोड़ा सा समय जो है एक्सीड कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। तो पहले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं मोर पावर टू सेबी टू चेक मिसकंडक्ट, मोर टेक सेबी स्टीपर फाइन्स इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में कहा गया है कि थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। जो है ना, जिस तरीके से हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स इंडेक्स है। ओके, जो एनएससी का जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी इंडेक्स बोलते हैं। तो इसके भी, निफ्टी के भी आगे फर्दर बहुत सारे इंडेक्सेस आ जाते हैं। ओके, तो अभी बात की जा रही है कि हमारा कैपिटल मार्केट है जहां पर जो है ना पैसा लगाया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। ओके, पैसा वापस लिया जाता है। तो इस तरीके से कंपनीज पैसा जुटाती हैं, अपना काम करती हैं। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट है हमारा। तो इसको कंट्रोल करता है, इसको मेंटेन करता है हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि अभी बहुत सारे ना भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिल रहा है कैपिटल मार्केट्स में। ओके, तो यहाँ पर अभी इसका समय है कि प्रचंड तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो यहाँ पर इंसाइडर्स हैं जो कैपिटल मार्केट में काम करते हैं तो उनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। ओके, तो अलग अलग तरह का ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसी के चलते इसको बोला गया है कि पहली बात तो अगर सेबी की बात करें तो वो तो अंडर स्टाफ है। कहने का मतलब जिस जिस पैमाने पर यहाँ पर बंदे काम करने चाहिए, ओके, जिस तरीके से स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, जितनी ज्यादा गिनती होनी चाहिए उतनी है नहीं। जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो इसके पास कहने का मतलब है
पर्याप्त मात्रा में इतने यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स नहीं है कि अच्छे तरीके से ये यहाँ पर मेंटेन कर सके, भ्रष्टाचार को रोक सके। ओके, तो दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अंडर आर्म कहने का मतलब कि उतनी ज्यादा अभी पावर्स इसको नहीं दी गई जिस तरीके से जो है ना अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल कर सके कैपिटल मार्केट को, भ्रष्टाचार को रोक सके, और यहाँ पर जो कल्प्रिट्स है, जो दोषी हैं, उनको पेनलाइज कर सके, उनको सजा दे सके। तो इस तरीके की पावर्स अभी इसको नहीं दी गई है और इसको बदलने की जरूरत है। ओके, तो ये बात यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं। और सेबी को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर निगरानी जो है ना वो और बढ़ानी होगी अपनी। ओके, कि किस तरीके से जो है कैपिटल मार्केट वर्क कर रही है, तो कौन कौन सी यहाँ पर जो है गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उनको रोका जाए। ओके, तो निगरानी अच्छे से होगी तभी तो रोक पाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि फाइन करो। ओके, बड़े पैमाने पर फाइन करो कि अगर आप किसी तरीके की भ्रष्टाचारी को आप रोकना चाह रहे हो, तो अगर ये भ्रष्टाचारी रुकेगी तभी जो है ना हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी आने वाले समय में इन्वेस्टर्स का भरोसा रहेगा मार्केट में, तभी आकर वो है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से काम चलेगा आगे। तो अगर इन्वेस्टर्स को इस इन चीजों की भनक लग गई कि मतलब किसी तरीके की भ्रष्टाचारी हो रही है, ओके, तो ये भनक बड़े पैमाने पर फैलती है, तो जो ट्रस्ट है ना, विश्वास है, तो वो खो सकता है। ओके, इन्वेस्टर फिर इन्वेस्ट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो इस तरीके से ऐसा माहौल नहीं बनने देना है। तो इस सेबी का ये दायित्व है कि इन चीजों को कंट्रोल करके चले, सही करके चले, ताकि जो ईमानदारी है ना सिक्योरिटी मार्केट्स की, वो बनी रहे। ओके, जितनी ईमानदारी रहेगी, जितना ट्रस्ट रहेगा, तो उतनी इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी अगर ग्रो करती है ना, तो उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला ही विश्वास है। इन्वेस्टर को विश्वास है किसी कंपनी के ऊपर, तभी जो है उसके शेयर खरीदता है, तभी जो है वहां पर इन्वेस्ट करता है। लेकिन उसके बीच में जो भ्रष्टाचारी है, अगर ये बढ़ती गई तो फिर आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं हमें। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जो सेबी है ना, तो यहाँ पर ये कितने भी तरह के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनको असेस कर सकता है कि क्या बातचीत हो रही है। ओके, किसी कंपनी की किसी दूसरे कंपनी के साथ, ओके, या इन्वेस्टर्स के साथ, या किस तरीके से पैसे को ये असेस कर रहे हैं कंपनी वाले। ओके, और किस तरीके से इन्वेस्टर को किसी ना किसी तरीके से चीट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी जो कॉल रिकॉर्ड्स होती है, जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, तो वो तो असेस कर सकता है सेबी, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो यहाँ पर रोक लगा सके कि यहाँ पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। ओके, तो अभी इसके चलते यहाँ पर जो आगे बात करिए, वो बात कर रही है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के तहत। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं, जैसे हम एआरसी की बात करते हैं ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो वहां पर तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मेन काम तो होता है कि जैसे बैंकों का जो पैसा है उसको किसी ना किसी तरीके, जो एनपीए हो चुका है, तो उसको कहीं किसी ना किसी तरीके से सही किया जा सके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, बैड लोन्स को सही किया जा सके। और इसी के चलते इस बजट में नेशनल एनआरसी की भी, नेशनल जो एआरसी, उसकी भी बात की जा रही थी, जिसको हम बैड बैंक कहेंगे। आने वाले समय में इसको सेटअप किया जाएगा, जो एनपीएस को खरीदेगा, उनका सोल्यूशन निकालेगा, जहां तो एनपीए को बेचकर उसका जो है एसेट सेल करेगा, पैसा जुटाएगा, या फिर उस एनपीए में कुछ ना कुछ इन्फ्यूजन करके खुद से पैसा देकर उसको चलाने की कोशिश करेगा कि काम चल जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनका काम है एसेट को मैनेज करना। ओके, जिस भी बंदे ने लोन लिया था बैंक से, वापस नहीं चुका पाया, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। अब जो भी उसका कोलेटरल होगा, जो भी बिल्डिंग्स होंगी, जो भी घर होगा, जो भी चीज प्रॉपर्टी है ना, जो भी एसेट है, उनको यहाँ पर कुछ कंपनीज मैनेज करती हैं, तो वो उसको बेचती हैं, पैसा जुटाती हैं। तो इस तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काम करती हैं। तो अभी रेगुलेटर ने इनको मैंडेटरी किया था अभी हाल ही में, कि जितनी भी ये कॉल रिकॉर्ड इनकी हो, जितनी भी बातचीत इन्होंने करनी है, वो जो रिकॉर्डेड लाइंस है ना, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो ट्रेडिंग डेज है, तो उन्हीं के दरम्यान वो कर सकते हैं, जब व्यापार चल रहा है। ओके, जब ट्रेडिंग डेज है, ओके, तो उन्हीं दिनों में, तो जो पर्टिकुलर टाइमिंग बांधी गई उसी में इन्होंने काम करना। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात करें कि जो मॉडर्न डे में जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, तो अभी इससे जो पुराने वाले मेथड्स है ना, तो उससे सर्वेलेंस जो है ना निष्फल लग रहा है, मतलब सर्वेलेंस अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब, अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हो रही, तो हो सकता है किसी और माध्यम से कन्वर्सेशन हो जाए। ओके, तब कैसे रोक लोगे, तब निगरानी कैसे करोगे? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये लगाया जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर एबिलिटी है ये सर्वेलेंस करने की, निगरानी करने की, यहाँ पर रेगुलेटर की व्यवस्था को सही तरीके से बनाया जाए, सही तरीके से जो है ना काम किया जाए इस मामले में। और आगे जो यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेबी है वो चाह रहा है कि मुझे वायर टैपिंग की जो है ना ये पावर्स दी जाए। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हो रही, कोई बातचीत हो रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है कि नहीं दोनों के बीच में, जहां पर एक यहाँ पर जो है ना कोई कंपनी की अंदरूनी इंफॉर्मेशन जो वो लीक कर रहा है। ओके, यहाँ पर किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी और दूसरे को यहाँ पर जो है बेनिफिट देने के लिए। तो अभी इसी के चलते ये चाह रहा है कि मैं वायर टैपिंग करूं, पता चले कि यहाँ पर कौन क्या बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर एक कन्विक्शन हुआ था, कहने का मतलब जो न्यूयॉर्क कोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा एक रजत गुप्ता नाम के यहाँ पर एक बंदा था, जिसको यहाँ पर जिसके ऊपर दोष साबित हुआ। क्या साबित हुआ? 2012 की ये बात है कि
इन्होंने यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए इन्होंने किसी कंपनी की ना जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर दे दी एक हेज फंड चीफ जिसका नाम है राजारत्नम। ओके, तो इनको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर दी। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज में ऐसी इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी जो है इलीगल मानी जाती है, तो उसके तहत जो है दंड भी मिलता है। ओके, तो अभी ये किस बिहार पर कह रहे थे यूएस वाले, तो उन्होंने यहाँ पर जो यूएस का अटॉर्नी ऑफिस, तो उन्होंने यहाँ पर वायर टैप एविडेंस जो था वो प्रोड्यूस किया था, वो उन्होंने सबूत जुटा लिया था, टैपिंग हुई थी उनकी बातचीत, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया था। ओके, रजत गुप्ता को। तो चलिए आगे समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पर एक किसी भी कंपनी जो ना जहाँ पर जो ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पर कोई भी पब्लिक कंपनी का स्टॉक है जिसका की ट्रेड चल रहा है, तो और भी इसकी जो सिक्योरिटीज इसका जो व्यापार चल रहा है, ओके, बेस्ड ऑन मटेरियल, तो यहाँ पर कोई भी ना जो इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में यहाँ पर उसको पब्लिक नहीं किया जाता। ओके, तो यहाँ पर नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो है अगर उसको बाहर पास आउट किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज में इसको इलीगल कहा जाता है कि ये बातें इलीगल। तो भी इसी के तहत जो है यहाँ पर जो रजत को जो था 2012 में जो था गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आगे बात करें हेज फंड की, तो हेज फंड क्या होता है, तो यहाँ पर भी जो ना इन्वेस्टमेंट फंड होता है एक तरीके का, जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसा मिलता है, उस पैसे को अलग अलग एक्टिविटीज में जो है लगाया जा सकता है। ओके, तो ये जो हेज फंड होता है ना, तो यहाँ पर ये डील करता है लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट का मतलब होता है जैसे मैं करेंसी की बात कर लूं, कैश की बात कर लूं। ओके, मतलब कैश टू कैश जो है ना यहाँ पर बातें चलती हैं, और कैश अवेलेबिलिटी होती है, तो उसी से आगे जो है यहाँ पर ट्रेड होता है। और इसी के चलते अलग अलग कामों में यहाँ पर जो पैसा लगता है, अलग अलग यहाँ पर जैसे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, या फिर जो कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो परफॉर्मेंस है ट्रेडिंग की उसको इम्प्रूव किया जाए। ओके, और अगर बात करें लिक्विड एसेट की, तो लिक्विड एसेट की अगर हम बात करें तो ये कैश की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ओके, तो या फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत जल्दी जो है ना, जिसको बहुत आसानी से जो है आप जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा लिक्विड एसेट और नॉन लिक्विड एसेट्स में थोड़ा फर्क होता है। लिक्विड एसेट वो है जहां पर एक और तो आपके पास कैश अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको जल्दी से आप जो है कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। कि जैसे मैं अगर बात करूं गोल्ड की, ओके, तो गोल्ड को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैश आपका बढ़ेगा ही। ओके, कैश की वैल्यू बढ़ेगी। अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट जल्दी कर दो तो जल्दी आपको पैसा कैश में मिल जाएगा रुपीस की फॉर्म में, और जल्दी हो जाएगा। ओके, और वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिक्विड एसेट्स की, तो लिक्विड एसेट्स के दोनों में फर्क रहता है। तो नॉन लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल्स हो गया, ओके, इसके अलावा ज्वेलरी हो गया। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी वस्तु जो कि कैश में कन्वर्ट तो हो जाएगी लेकिन समय लगेगा थोड़ा। ओके, बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरी ओर जो है ना उसकी वैल्यू भी गिरती जाएगी। ओके, तो इस ऐसी जो चीजें यहाँ पर जो ना वो उनको हम नॉन लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो जो हेज फंड होते हैं वो नॉन लिक्विड एसेट में यहाँ पर ट्रेड नहीं करते हैं, वो लिक्विड एसेट को, ओके, कैश को तवज्जो देते हैं। ओके, तो आई होप आपको इनसाइडर ट्रेडिंग, हेज फंड और लिक्विड एसेट, नॉन लिक्विड एसेट, ये सारी टर्म्स जो है वो भी समझ आ गई हैं। और इसी के चलते आगे बात करें कि इंडिया को भी हमें ना यूएस की तरह जो है स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड जो है अपनाने होंगे आने वाले समय में। अगर सेबी की बात करें तो उनको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर बात करें टाइटल 3 स्टैचू की, तो ये टाइटल 3 स्टैचू, तो यहाँ पर इससे यहाँ पर क्या चीज आती है, तो ये यूएस में अगर किसी भी फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी की भी यहाँ पर जो है फोन टैपिंग करनी है, वायर टैपिंग करनी है, तो उसके चलते जो है ना पहले जुडिशियल ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, मतलब कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी उसी की आउटलाइनिंग के चलते यहाँ पर बात करें कि टाइटल 3 स्टैचू को मानते हुए जो है ना यहाँ पर अगर सेबी भी आगे बढ़े, तो यहाँ पर जो हमारा फेडरल प्रोसिक्यूटर है, अगर अगर जैसे हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो आगे बढ़ा रही है स्टेप्स, ओके, तो उनको यहाँ पर पहले परमिशन लेनी है कोर्ट से। कोर्ट से परमिशन लेते हुए हमें जो है आगे बढ़ना है कि जो है ना कम्युनिकेशन को हम इंटरसेप्ट कर पाए कि दो बंदों में क्या बातचीत हो रही है। जो यहाँ पर अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, तो जहां पर जिस किसी कंपनी की हम जो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, उसको इलीगल है वो, तो अगर वही कोई बंदा जो अंदर से ट्रेड कर रहा है उस कंपनी के, तो अगर वो लीक कर देता है, ओके, तो इन मुद्दों के ऊपर तो लीक कैसे करेगा, बात करके करेगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करेगा। ओके, तो अभी इन चीजों के ऊपर ही यहाँ पर जो शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम जो है फोन टैपिंग कर सकते हैं। तो यही यही पावर्स जो है सेबी अभी सीख कर रहा है, अभी मांग रहा है कि मुझे ऐसी पावर्स दो कि मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो मैं देख पाऊं, पढ़ पाऊं कि क्या बातें हो रही हैं। वो भी यहाँ पर कुछ कुछ हिस्सों में इन्होंने मैंडेट किया कि जो समय सीमा बांधी है, जो समय मतलब कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, जो हमने हाल ही में डिस्कस किया, 9 से लेकर 3:30 बजे तक जो है यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए। तो बिल्कुल इस तरीके से सेबी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर भी यही बात कर रहे हैं कि सेबी को अभी है बहुत तेजी से जो है टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना होगा आने वाले समय में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा, मशीन लर्निंग को बढ़ाना होगा, ताकि जो कि जो निगरानी करने की जो कैपेबिलिटीज है उसको ओवरऑल मायने में और बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके। तो कोई दो एग्जांपल दीजिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एक मुझे मशीन लर्निंग के बारे में।
और इसके अलावा बात करें कि यूएस में कैसे काम चलता है, तो यूएस में इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे रोका जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो राज्य हैं, ओके, तो यहाँ पर वो ना उनके वो कमेटी बना सकते हैं अपने लेजिस्लेचर्स की, जो उनके यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं। ओके, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट ना हो जिससे हमारे सिटीजन की जो राइट टू प्राइवेसी है वो यहाँ पर जो है ना वो खत्म हो। ओके, तो राइट टू प्राइवेसी के चलते यहाँ पर वो वायलेट ना हो, तो उसकी यहाँ पर कमेटी बनाकर काम करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इफेक्टिव शेयरिंग हो इन्फॉर्मेशन के आपस में, जितने भी यहाँ पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपस में मिलकर काम कर रही हो, तो इफेक्टिव शेयरिंग की जाए इन्फॉर्मेशन की, ताकि कि अच्छे से मदद हो एक दूसरे की, और सही तरीके से जो हम निगरानी बढ़ा सके जो हमारी कैपिटल मार्केट है यूएस में। ओके, तो उसकी अभी बात कर रहे हैं। और इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आप करते पकड़े जाते हो तो यहाँ पर फाइन है 25 करोड़ का, और या फिर 3 गुना यहाँ पर होगा जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया है इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो। जिस जिस तरीके से भी आप अगर इन्वेस्टर को धोखा दे रहे हो, ओके, इन्वेस्टर तो यहाँ पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है ना, कि यहाँ पर एक नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कंपनी, कहने का मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है पब्लिक नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत भरोसा है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंपनी बहुत पुरानी है, तो आगे पहले जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता रहे, रिटर्न मिलते रहे, तो अच्छा जो है हिस्ट्री रही है, तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो लेकिन ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे कि इन्वेस्टर्स का पैसा जो है ना उसको गलत तरीके से हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अब इन एक्टिविटीज के चलते, इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते यहाँ पर इस तरीके से फाइन वगैरह करता है यूएस। ओके, 3 गुना ज्यादा जो प्रॉफिट है उससे 3 गुना ज्यादा भी फाइन कर देता है। और अगर यहाँ पर ज्यादा लगातार ऐसे जो है काम निकल कर आते रहते हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर डिफॉल्ट होता है, गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है, ओके, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, तो पेनल्टी भी है 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक एक दिन के हिसाब से। ओके, कहने का मतलब अगर एक दिन काम हो गया, एक दिन आपने गलती की, ओके, तो उस दिन के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख से 1 करोड़ रुपया जो है फाइन हो सकता है। लगातार चलते रहोगे तो अगर फिर जो है हर दिन फाइन होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो बनाया हुआ है। तो इसको भी अभी ऑथर बात करेगी, अभी भी कम है। इसके अलावा जो यहाँ पर ऑर्जिकेटिंग जो ऑफिसर्स है, जो यहाँ पर निर्णय लेने का काम करते हैं, तो उनको एम्पावर किया हुआ है कि जिस तरीके की भी पेनल्टी लगानी ना अपने ऑन द स्पॉट पर लगाओ। ओके, तो इस तरीके से यूएस काम करता है, इस तरीके से पावर्स जो है अपने ऑफिसर्स को दे रहा है। और ये अगर इनको सबको कुल मिला भी लेना, फिर भी इसको ऑथर बात करें कि अभी नन्ना सा जो है ना हम काम कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटे पैमाने पर जो हम यहाँ पर बचाव का काम अभी कर रहे हैं वैल्यू के हिसाब से। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो पैसा है, वैल्यू है उसका, फिर भी गलत इस्तेमाल जो है हो जाता है, गलत यूटिलाइजेशन है वो जो है हो जाती है। ओके, तो इन्वेस्टर्स के साथ जो धोखा है वो हो जाता है। तो इसी के चलते इतना कुछ करने के बाद भी जो ऑथर ये बात कर रहे हैं, तो सेबी को ये भी लास्ट में बात कर रहे हैं कि सेबी को भी अपना जो है टेक्नोलॉजी जो सर्वेलेंस है उसको अभी बढ़ाना होगा, यहाँ पर उसको पावर्स देनी होगी, ताकि जो कि वो जो सख्त से सख्त जो फाइन है ना वो लगा सके, आने वाले समय में दोषियों को पकड़ सके और उनको सजा दे सके। और आगे है सेकंड एडिटोरियल, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गिव एंड टेक ऑफ पॉल प्रोमिसेस। ओके, मतलब जैसे चुनावी वादे की जाते हैं ना, उसके बारे में भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर बातें की गई हैं, समझाई गई हैं। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है, तो पांच चार राज्यों में और जो एक यूनियन टेरिटरी है, टोटल यहाँ पर 5 जगहों पर जो है भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो अभी उसी के चलते इलेक्शन सीजन में क्या होगा, वादे की जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ना मटेरियल लेवल पर दानशीलता होगी, मतलब कि कोई ना कोई चीजें जो है अभी बांटी जाएंगी वोटर्स को। अभी कल ही जो है न्यूज आई थी, तो अभी उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। कल जो न्यूज आई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 331 करोड़ जो थे ना वो सीज किए थे। ओके, तो ये किए थे, इसमें से 127 करोड़ सीज हुआ था तमिलनाडु से और 112 करोड़ सीज हुआ था वेस्ट बंगाल से। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि वही पैसा वो किस लिए काम करते हैं, वो पैसा यहाँ पर वोटर को लुभाने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ तो उनको यहाँ पर शराब पिलाई जाती है। इसके अलावा जो जो चीजें उनको चाह रहे होते हैं, मतलब जिस तरीके से वोट खरीदनी है, ओके, कि कल को जाके मुझे वोटिंग हो, ओके, किसी पर्टिकुलर एरिया, तो उस तरीके से यहाँ पर बम्पर जो है ना फंड बांटे जाते हैं, तो अपनी दानशीलता दिखाई जाती है। ओके, तो अभी 2016 में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे इन्हीं 5 राज्यों में, 5 राज्य और एक यहाँ पर एक यूटी है, तो वहां पर तभी 216 करोड़ सीज हुआ था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अभी 331 करोड़। तो अभी ये मतलब इस तरीके से पैसा जो ना पानी की जैसे यहाँ पर फैलाया जाता है कि लोगों को लुभाया जा सके। तो इसी इसी के चलते यहाँ पर कुछ बातें की जाती है मिनिमम इनकम की, कि हम हर एक फैमिली को जो है कोई मिनिमम इनकम लगाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स की बात की जाती है, मतलब कोई स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगी स्टूडेंट्स को। ओके, किसी ना किसी तरीके से, जैसे चुनावी वादों में कई बार ये भी कहा जाता है कि टैबलेट्स मिलेंगे। ओके, या फिर स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके की जो मोबाइल फोन जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी, इंटरनेट फ्री मिलेगा। तो उस तरीके की यहाँ पर बातें की जाती हैं पोल प्रोमिस के चलते। ओके, और ये अभी बात कर रहे हैं ईस्ट में, जैसे हमारे पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम में इलेक्शन हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर बात करें हम डाउन साउथ की, जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है और केरला में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ओके, तो वहां पर भी जो अलग तरीके से यहाँ पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है। ओके, जहां पर इसको थोड़ी सी बुरी बात है इसको कहा जा रहा है। ओके, तो वो कहा जाता है कि मतलब
टेंजिबल चीजें जो होती है ना, यहाँ पर ठोस चीजें वो यहाँ पर प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ पर टेलीविजन सेट हो गया, टैबलेट्स हो गया, ओके। तो यहाँ पर उनके दरवाजों में इनकी वर्षा कर दी जाती है, मतलब इस तरीके से बारिश कर दी जाती है कि आपको जो चाहिए आप लो, मतलब इस तरीके से माहौल बना दिया जाता है। तो आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कंपटीशन किससे है, और ओके किस तरीके से कंपटीशन जो है आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर होगा क्या आने वाले समय में, इनसे मिलेगा क्या, ओके। मतलब करनी तो अगर हम बात करें कि गवर्नेंस ही देनी है सरकार जब चुनकर आ जाएगी इलेक्शन के बाद, तो क्या गवर्नेंस जो है ये सही आंसर रहेगा इसका, ओके। इतना कुछ करने के बाद जो यहाँ पर इलेक्शन जीत के जो पार्टी आगे जाती है, तो यहाँ पर आगे बात करें कि अज्यूम कर लो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सीरियस है कि जो उन्होंने पॉल प्रोमिस किए हैं तो उनको वो है ना पूरा करेगी करेगी, ओके। जो यहाँ पर उन्होंने वादे करके वोट्स लिए हैं, ओके, जिसके चलते वो पावर में आए हैं। तो इसी के चलते वो क्या कर सकते हैं कि वो जो अपने राज्य का खजाना है ना, तो उसको मतलब बैंकरप्ट भी कर सकते हैं, मतलब पूरा खाली भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से लूट मचा सकते हैं कि मार्केट से उधार ले लेके मतलब एक्सचेकर पे ऊपर पूरा बर्डन डाल देंगे, और यहाँ पर जो उन्होंने पॉल प्रोमिस किए तो वो भी कर देंगे, ओके। तो मतलब बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना यहाँ पर वो लगा देंगे, जो उन्होंने चुनावी वादे किए, जैसे टैबलेट्स बांट देंगे, टेलीविजन सेट्स दे देंगे, ओके। या फिर किसी ना किसी तरीके से मैंने अभी जो बातें की हैं, जैसे मैं फार्म लोन वेवी की बात करूं, तो यहाँ पर भी एक बहुत अहम मुद्दा रहता है इलेक्शंस में, ओके। तो जहां पर फार्मिंग के रिलेटेड यहाँ पर इलेक्शंस हो, तो उन राज्यों में इस इश्यू को उठाया जाता है, जो खास तौर पे जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स है, तो अभी ये वाले राज्यों में इतना फार्मिंग इशू के ऊपर बातें नहीं की जा रही, ओके। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर डिमांड्स है, तो उस तरीके से अगर बात करें तो, लेकिन पैसा लगा दिया जाएगा, ओके, जो कि इनकी यहाँ पर जो प्रॉमिस होगा तो यहाँ पर बोझ पड़ जाएगा खजाने के ऊपर। तो वही पैसा किसी ना किसी तरीके से और भी सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब सरकारें इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से खजाना खाली करती हैं, तो उस समय फिर जिस काम के लिए इनको चुना होता है ना, तो वो उस काम करने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं बचते, ओके। तो यहाँ पर यही बात करें कि गवर्नमेंट जो है ना, जो जो काम करने के लिए इनको बैठाया गया गवर्नेंस करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उन काम को अंजाम देना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये इनकी मेन जॉब नहीं है कि जो मतलब जो इन्होंने पॉल प्रोमिस कर दिए तो उसी को यहाँ पर जो है आगे फर्दर उसी के चलते यहाँ पर जो है पैसा यूज किया जाएगा टैक्स पेयर्स का। तो इनकी मेन जॉब है कि सोसाइटी की जो ना ऑर्डरली प्रोग्रेस करना है, मतलब सही तरीके से बिल्कुल स्ट्रक्चर मैनर में सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। तो सोसाइटी में बहुत सारे हिस्से हैं, सोसाइटी में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में हम जो जॉब एम्प्लॉयमेंट जो चांसेस है उसको कैसे क्रिएट करें, ओके, किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, तो ये सब बातें आती हैं, ओके। तो यहाँ पर भी खर्चा होता है, ओके, ता जो कि ग्रोथ जो है ना अच्छे तरीके से हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो यहाँ पर हिस्सा डाल पाए ग्रोथ करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, ओके। तो देखो जब ऐसे फ्री में चीजें, हम अगर ऐसी आदतें डाल देंगे कि फ्री में चीजें मिल रही हैं, तो बच्चों को किसी न किसी तरीके से हम यहाँ पर गलत दिशा दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर दिशा क्या देनी चाहिए, दिशा ये देनी चाहिए थी कि यहाँ पर अगर मटेरियल थिंग्स हम दे रहे हैं ना उनको, कि हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, सरकारें जो कह रही हैं, तो ये हमें इस तरीके से हमें उनको बनाना चाहिए था कि हम आपको इतने काबिल बनाए कि आप अपनी डिग्निटी के हिसाब से काम करें, और इतनी मेहनत करें कि आप जो है ना खुद से जो चीजें ये मटेरियल थिंग्स आपको चाहिए आप खुद से परचेज कर सकें, ना कि यहाँ पर जो है पॉल प्रोमिस यहाँ पर ऐसे किए जाए। तो यहाँ पर मेन फोकस जो है ना वो काम के ऊपर होने चाहिए, जो यहाँ पर ऑफिस वर्क जो गवर्नेंस है उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑथर की बात है कि यहाँ पर अपनी अपनी डिग्निटी, हर एक बंदे की ना अपनी डिग्निटी है, ओके। तो यहाँ पर अपनी गरिमा है, तो उसको अपने हिसाब से काम करने दो। उसकी यहाँ पर जो हार्ड वर्क है ना उसके ऊपर प्रहार मत करो, कि मतलब उसको ऐसा बना दो कि वो काम करना ही छोड़ दे, उसको आदतें डाल दो फ्री की यहाँ पर चीजें मिलने की, तो वो चीजें सही नहीं है। और आगे बात करें कि जब कोई भी सरकार यहाँ पर अपने प्रोमिस को फुलफिल करती है, तो अभी उसी के रिगार्डिंग क्या करती है, मंथली पेमेंट्स करती है कुछ 100 रुपीज की, ओके। तो जब ऐसे पैसे इस तरीके से अपने प्रोमिस को फुलफिल करने में लग जाते हैं, तो इस तरीके से बाद में क्या होता है कि वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते कि जो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स है वहां पर पैसा लगा सके, पुलिस स्टेशन की जो अपग्रेडेशन है तो वहां पर पैसा लगा सके, जो हमारी फंक्शनल कोर्ट्स है, ओके, तो वो सही तरीके से काम करें, क्योंकि उनकी सैलरीज वगैरह सही समय पर जाए, जो यहाँ पर जो सेशन जज बैठते हैं या फिर जो भी सरकारी वकील होते हैं, जब जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं हो पाता, ओके। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो बनना शुरू हो जाता है तो वो सही नहीं है, हमें यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑन हॉस्पिटल्स है उनका, ता जो कि अच्छा और सस्ता इलाज जो है ना वो हमारे नागरिकों का मिल सके। पुलिस स्टेशन जो है उनकी भी अपग्रेडेशन चाहिए, पुलिस फोर्स की जो भर्ती वो भी अच्छी खासी चाहिए, ता जो कि अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन किया जा सके, ओके। तो कोर्ट्स भी अच्छे तरीके से काम करने चाहिए, ताकि इतने बड़े पैमाने पर जो केसेस पेंडिंग है वो ना हो पाए, ओके। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने केसेस पेंडिंग है, और जो ओवरऑल हाई कोर्ट है पूरे भारत की, तो वहां पर कितने केसेस पेंडिंग है, तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अभी इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना, तो वहां पर
फंक्शन करना बंद बंद कर देता है। जब यहाँ पर फंड की ही कमी हो जाती है, वही फंड जो है किसी और जगह लगा दिया गया, यहाँ पर पॉल प्रोमिसेस को ही पूरा करके लगा दिया गया। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो डेमोक्रेटिक मेजोरिटी होती है, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव हम कैसे लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो जो पार्टीज काम करती है, तो उससे बचा जा सकता है। हमें सही मायने में जो काम करना है उसके लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये भी चीजें आएगी जो अगर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होंगी, मतलब कि आप पॉलिटिक्स करो लेकिन कंपटीशन के हिसाब से करो। ऐसे करो कि देखो, एक राज्य में हमारी सरकार है, देखो हमने कैसे काम किया, आपके राज्य में आपकी सरकार, तो आप कैसे काम कर रहे हो, कंपटीशन करो। ओके, अलग अलग मायने में कि किस कौन से फील्ड में कौन आगे जा रहा है, कौन से फील्ड में कौन आगे जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिस में इलेक्टेड होती है, सरकार बनती है, तो यहाँ पर उनको कोशिश इनकी वही होती है कि जो उन्होंने बड़े बड़े प्रोमिस करने होते हैं उसको हम जो है ना किसी तरीके से उनको कर दें। लेकिन वो अक्सर क्या होता है कि प्रॉमिस फेल हो जाते हैं। ओके, तो वो फुलफिल नहीं कर पाते। उस समय तो जो ऑपोजिशन होती है तो वो खुश हो जाती है कि हमें मौका मिल गया कि अभी हम जो है गवर्नमेंट के फेलियर के बारे में जो है क्वेश्चन मार्क करेंगे, लोगों में जाएंगे तो बताएंगे कि गवर्नमेंट ने अच्छे से काम ही नहीं किया जो उसने प्रोमिस की। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा सिनेरियो हो जाता है गवर्नमेंट के सामने, जो या फिर कोई इलेक्टेड पार्टी जो गवर्नमेंट चला रही है उसके सामने। और अगर प्रोमिस को फुलफिल कर दिया जाता है और साथ ही साथ गवर्नेंस में भी यहाँ पर जो है गैपिंग होल आ जाता है, मतलब गवर्नेंस सही तरीके से आप नहीं कर पाए, तो गवर्नेंस करने के लिए तो आपको मेन 3 चीजें चाहिए थी। ओके, पुलिस स्टेशन चाहिए थे, इसके अलावा आपको कोर्ट अच्छी चाहिए थी, इसके अलावा अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, तो तभी सही तरीके से पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। ओके, तभी सही तरीके से सिक्योरिटी होती है, तो वो वहां पर कमी हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये 3 चीजों तक यहाँ पर सीमित नहीं है गवर्नेंस। ओके, तो यहाँ पर फिर अगर गवर्नेंस में अगर लूप होल हो गया तो फिर यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है ना, फिर वो टूटनी शुरू हो जाती है। तो इससे फिर राज्य आगे नहीं बढ़ पाते, तो राज्यों के ऊपर क्या होता है, कर्जा बढ़ता जाता है। ओके, तो इस तरीके से सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में ना कुछ यहाँ पर कर्जा है ही। किसी के ऊपर 3 लाख करोड़ का है, किसी के ऊपर 4 लाख करोड़ का है। जितनी ज्यादा आबादी होगी किसी राज्य की, उतना ज्यादा जो है कर्जा बढ़ता जाएगा। तो अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत का कौन सा राज्य है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। ओके, और एक क्वेश्चन और है कि भारत का यहाँ पर कौन सा राज्य है जिसकी जीडीपी सबसे ऊपर है, सबसे पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। हाल ही में एक राज्य है जिसने गुजरात और कर्नाटका को अभी पीछे छोड़कर ना दूसरा पायदान हासिल किया है। ओके, और जीडीपी की रैंकिंग के मामले में, तो वो कौन सा राज्य है, पहले वाला भी कौन सा है, तो उसका भी नाम बताएं। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो इस सेक्टर में बात कर रहे हैं ग्लोबल ब्रेंट प्राइसेस, थिंग्स शुडंट गेट ऑयली। तो देखो, स्टार्टिंग में बात करें जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, तो बात कर रहे हैं ब्रेंट की। तो यहाँ पर जो ब्रेंट ऑयल प्राइसेस हैं, तो खासतौर पे अगर ब्रेंट की बात करें तो ये जो नॉर्थ सी वाला जो रीजन है ना, तो वहां पर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की जाती है कुछ कंट्रीज के द्वारा, जहां पर नॉर्थ सी पड़ता है, तो नॉर्थ सी के आसपास जो कंट्रीज बॉर्डर टच करती है, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ओके, जर्मनी हो गया, तो ये सभी के सभी मुल्क जो ना ये नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर टच करते हैं। ओके, तो एक तो बात ये क्लियर होगी आपकी। और जो नॉर्थ सी में भी यहाँ पर ना ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है, तो अभी उसको हम नाम देते हैं ब्रेंट। ओके, ब्रेंट ऑयल या फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल, आप जो है इसको कह सकते हो। तो अभी इसका जो रेट चल रहा है, जो अभी जो भाव इसका मंडरा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, तो वहां पर $65 जो है प्रति बैरल इसको कहा जा रहा है। तो अभी मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं। ओके, कितने लीटर्स ऑफ ऑयल जो है हमें मिलेगा एक बैरल में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। तो अभी इसके रिगार्डिंग बात करें कि अभी 25% की जो है वृद्धि देखने को मिली है, जो 65 तक ये अभी पहुंचा है। तो अभी अगर बात करें एंड दिसंबर 2020 लेवल्स के हिसाब से, okay, तो अभी तक जो है 25% तो इसका रेट बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर ब्रेंट प्राइसेस जो है ऑन एवरेज अगर बात करें तो 75 पर बैरल अगर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भारत का फिजिकल ईयर 2021-22 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ना, तो वो भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। ओके, अगर बात करूं करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो ये क्या होता है, तो देखो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम जो है ना एक तरह का कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो ज्यादा पैसा बाहर से हमारे पास आएगा। ओके, तो इसी के चलते अगर हमने इंपोर्ट कम किया, ओके, मतलब बाहर का सामान हमने कम अपने अपने मार्केट में मंगवाया, तो हमारा पैसा भी कम बाहर जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो हम तब कहेंगे करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है हमारा, अच्छी खासी जो है इकोनॉमी की सिचुएशन चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ठीक चल रही है। और अगर हम कहेंगे कि हमने इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया, हमारा पैसा बहुत ज्यादा पैमाने पर बाहर चला गया, और एक्सपोर्ट कम किया, ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट अगर कम होगा तो बाहर का पैसा बहुत कम मायने में यहाँ पर आएगा, तो उस कंडीशन में करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। और इसी की यहाँ पर बात करें कि अगर 75 प्रति बैरल के हिसाब से भी एवरेज प्राइस बढ़ता है ब्रेंट ऑयल का, तो उसके चलते जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसको यहाँ पर 0.4% ऑफ द जीडीपी कह रहे हैं, जो कि $14 बिलियन तक बनेगा। ओके, और या फिर ये 1.45 जो है परसेंट ऑफ द जीडीपी भी जा सकता है। ओके,
तो यहाँ पर जो बेस लाइन एस्टिमेट था भारत सरकार का कि 1% जीडीपी तक रहेगा, जो कि यहाँ पर 30 बिलियन यूएस डॉलर बनता है, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट की अभी बात करें तो अभी एस्टिमेट ये था। लेकिन जो अभी जो बातें की जा रही है उत्तर की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ तो 0.45% तक रहेगा जीडीपी के, या फिर 1.45% तक रहेगा जीडीपी के। तो भारत की कुल जीडीपी यहाँ पर कितने यहाँ पर डॉलर की है? ओके, तो यहाँ पर उसका आंसर दीजिए। तो अगर ये भी यहाँ पर बताइए कि भारत की जीडीपी की रैंकिंग क्या है, ओके, पूरे वर्ल्ड के मायने में। तो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप पर है वो यूएस है, जिसकी यहाँ पर 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है पूरे विश्व में। इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसकी। और इसके अलावा अगर मैं चाइना की बात करूं तो उसकी 13 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की अभी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी भी नहीं बनी है, ओके, 3 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा नीचे ही है। हम ये कह सकते हैं कि पौने 3 ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी इकोनॉमी है पूरे भारत की। तो एक यहाँ पर और मैं बात करना चाहूंगा कि अमेरिका की सरकार ने हाल ही में, जब जो बाइडेन अभी सत्ता में आए, तो उन्होंने हाल ही में एक यहाँ पर रिलीफ पैकेज दिया है, कोविड रिलीफ पैकेज, अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में, कि जो है ना आप काम चलाओ, दोबारा से प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करो। तो वो जो पैकेज है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो हमारी इकोनॉमी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। तो उनका अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का रिलीफ पैकेज ही है। ओके, तो हमारा यहाँ पर पूरी इकोनॉमी ही 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है। तो फर्क देखो आप कितना बड़ा है। हमें कितने बड़े पैमाने पर आगे बढ़ना है, और कितने बड़े पैमाने पर यूएस और चाइना आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये भी बातें हमें समझनी होगी। उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर ना अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो क्या क्या हमें खामी है, तो किनको हमें दूर करना है, और कितनी जरूरी चीजें हैं कि जो हमें अभी पकड़नी होगी, समझ में लानी होगी, और एक्शन लेना होगा उसी हिसाब से। और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर ऐसी सिचुएशन रहती है, अगर ऐसा रिजल्ट रहता है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाता है भारत सरकार का, तो फिर भी जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन सही रहेगी, सरप्लस रहेगा। मतलब कि अगर ओवरऑल पूरा सिनेरियो देखेंगे तो इतना बिगड़ने वाला नहीं है जितना कि पुराना हिस्ट्री में बिगड़ चुका है। तो हिस्ट्री में क्या हुआ था उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर अभी भी जो बेसलाइन एस्टिमेट है ना भारत सरकार का 50 बिलियन यूएस डॉलर की, इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट का जहाँ जो है सिचुएशन चलती रहेगी, तो उससे अभी नीचे ही रहेगा। मतलब सही रहेगा जो भी हमारा ट्रेड चल रहा है, जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। और इसके अलावा बात करें कि ऐसा भी कोई रीजन नहीं है कि हमें चिंता करनी चाहिए करेंसी फ्रंट के हिसाब से, कि पैसे की यहाँ पर डिवैल्यूएशन और ज्यादा हो जाए, करेंसी हमारी और ना गिरनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अगर कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ना, तो क्रूड ऑयल, जैसे अगर मैं बात करूं, जो सऊदी अरब वाले नेशंस हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के मामले में ये काफी आगे हैं। तो अगर ये 75 पर डॉलर के हिसाब से भी बढ़ता है आने वाले समय में, तो जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, अभी वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। ओके, तो आरबीआई जो है ना इसको मैनेज करके चलता है। और अभी मार्च एंड 2019 से लेके मार्च एंड 2021 तक, तो इन यहाँ पर ये 2 फिजिकल ईयर्स में काफी बड़े पैमाने पर जो है ना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें काफी खजाना भरा है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पर अभी बहुत बात कर रहे हैं कि अभी 200 बिलियन डॉलर ज्यादा डॉलर जो है ना, अभी हमने और ऐड किए हैं अभी इसी 2 सालों के अंदर अंदर। मतलब इतने बड़े पैमाने पर बढ़े, खासतौर पर जब पैंडेमिक का दौर था, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय तो और काफी बड़े पैमाने पर जो था भंडार बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एस्टिमेशन लगाई जा रही है। तो अभी आरबीआई के पास इतना पैसा है, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो यहाँ पर टोटल जो पैसा कहा जा रहा है जो है, वो 600 यूएस डॉलर से ज्यादा ही है। ओके, 600 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा ही है। तो अभी इंक्लूडिंग नेट फॉरवर्ड आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमारे पास जो है ना कम से कम इतना पैसा है कि हमें आने वाले समय की जो 20 महीने हैं, तो हम इम्पोर्ट कर सकते हैं आसानी से। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हमें यहाँ पर फंड की शॉर्टेज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है ना, जो हमारा रुपी है, तो वो भी स्ट्रांग रहेगा, उसको भी जरा जो है यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। देखो, अभी ये सिचुएशन है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतना पैसा है कि हम जो है अभी 20 महीने तक का जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारी सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन 1991 में इतनी खराब हो गई थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जिससे हम जो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही और तेल जो था ना वो इंपोर्ट कर सकते थे। और उसके बाद दिवालिया वाली सिचुएशन थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी थी भारत में। ओके, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है, तो यहाँ पर जितने भी सरकारी अदारे होते हैं, तो वहां पर सैलरी कट हो जाता है, और भी बहुत सारी जो प्रिविलेजेस होती है वो खत्म कर दी जाती है। कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा कि पैसा कम से कम या जो है ना स्पेंड करे, पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाए। ओके, जो की जो जरूरी चीजें हैं इंपोर्ट की, वो की जा सके। तो अभी 1991 में वो सिचुएशन थी, तो वो सिचुएशन को कैसे टाला गया, फिर रिफॉर्म्स लाए गए, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। तो इसके बारे में आगे में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो उन रिफॉर्म्स के चलते ही आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी थी।
ओके, तो उन कंडीशंस के हिसाब से हमें लोन मिला आगे आगे बढ़ने के लिए। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन खराब हो चुकी थी, बहुत बड़े पैमाने पर हमारा इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट नामात्र के बराबर था, जिसके चलते यहाँ पर आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस के चलते यहाँ पर कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर आईएमएफ ने कहा था कि आप लाइसेंस नहीं लोगे, किसी तरीके का लाइसेंस नहीं लगाओगे, कोई भी कंपनी को आप आने दो अलग अलग सेक्टर्स में, तो आप जो है उनको वृद्धि करो, मतलब कि उनको आप आने दो, इन्वेस्टमेंट करने दो और आगे बढ़ने दो। लेकिन 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी की सोच ऐसी थी कि प्रोटेक्ट करके चलना है इकोनॉमी को, बाहर का प्लेयर कोई अंदर नहीं आने देना है, कि हमारे डोमेस्टिकल लेवल पर जो भी प्रोडक्शन हो रही है ना उसको यहाँ पर कोई भी हरास ना कर पाए। जैसे मैं अगर मैं टॉय मार्केट की बात करूँ ना, तो खिलौने की मार्केट तो भारत में अपनी बहुत जबरदस्त मार्केट थी किसी जमाने में। ओके, तो अभी जब इसको खोल दिया गया मार्केट को, तो चाइना के टॉयज आए, तो अभी भारत के जो टॉय सेक्टर था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेक्टर्स थे जो बर्बाद हुए, लेकिन फायदा भी हुआ। ओके, तो ये सब सिनेरियो था जब आगे हम बढ़े धीरे धीरे करके। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया के केस में बात करें, अगर रीजनेबल इंक्रीज होता है ग्लोबल ऑयल प्राइस में, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा भी एक्सपोर्ट जो है बढ़ सकता है आने वाले समय में, जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, अगर हम बात करें जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसके अलावा पंजाब वाले एरिया में भी यहाँ पर काफी बड़ी रिफाइनरीज हैं, और भी यहाँ पर भारत के अलग अलग क्षेत्र जहाँ पर रिफाइनरीज हैं। तो उसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो उनको रिफाइन करते हैं, तो आगे एक्सपोर्ट हमारा भी बढ़ सकता है ना। तो यहाँ पर लार्ज प्रोपोर्शन ओवरऑल एक्सपोर्ट बास्केट में हमारा भी बढ़ जाएगा, तो इससे हमें भी फायदा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेंट प्राइसेस की बात करें कि अगर एवरेज ये $75 रहते हैं पर बैरल, तो यहाँ पर जो ना 20 बेसिस पॉइंट के हिसाब से जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है उसके ऊपर। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो ये जो है ना, हम महंगाई मापने के लिए ये वाला इंडेक्स यूज करते हैं। ओके, तो दो तरह के इंडेक्स होते हैं यहाँ पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई मापने के लिए हम सीपीआई को ही यूज करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर एंड तक जो चीज पहुंचती है ना, कोई भी गुड पहुंचता है, कोई भी सर्विस पहुंचती है, तो सही मायने में तभी तो पता चलेगा कि आम कंज्यूमर की जेब से कितना पैसा गया। ओके, जिस कमोडिटी को वो एक साल पहले खरीद रहा था और जिसको एक साल बाद खरीद रहा है, तो उसमें क्या प्राइस चेंज आया, तो उसी के चलते यहाँ पर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, यहाँ पर एवरेज चेंज देखा जाता है जितनी भी ओवरऑल कमोडिटीज है, कि उनके प्राइस में कितना चेंज आया किसी भी एक समय के दौरान, मतलब आप एक साल मान लो कि एक साल बाद कितना चेंज आ गया, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कंज्यूमर के ऊपर, कितनी महंगाई बढ़ी, तो उस तरीके से इस इंडेक्स से हम महंगाई मापते हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा 20 बेसिस पॉइंट का, महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी। ओके, जो जब यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर, गुड्स के ऊपर। क्यों पड़ता है? क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी मार्केट में जब यहाँ पर ट्रक्स वगैरह चलते हैं या फिर कोई गाड़ी वगैरह चलती है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो उनका भी फेयर, उनका भी किराया बढ़ जाएगा। जब किराया बढ़ेगा, जब वो आम दुकानों तक चीज पहुंचेगी, फिर यहाँ पर जो जिसने वो सामान मंगवाया ट्रांसपोर्टेशन के चलते, तो उसका भी यहाँ पर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे किराए के तौर पर, जो यहाँ पर गाड़ी गाड़ी में सामान लेकर आया। तो फिर वो क्या करेगा, जब कंज्यूमर उसके पास सामान लेने आएगा, फिर वो भी पैसा बढ़ाएगा, तो डायरेक्टली कंज्यूमर की जेब से पैसा जाएगा ना, तो कंज्यूमर के ऊपर महंगाई बढ़ गई। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि इसी के चलते यहाँ पर 20 से 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी जो है ना वो यहाँ पर पड़ सकता है, ओवरऑल इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूल इन्फ्लेशन। ओके, और हेडलाइन सी ऑन ऑन हेडलाइन सीपीआई। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जो हेडलाइन सीपीआई ना, जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर फ्यूल इन्फ्लेशन, जो यहाँ पर तेल के यहाँ पर जो महंगाई हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर 40 से 45 बीपीएस जो बेसिस पॉइंट है उसके हिसाब से यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन सीपीआई क्या होती है? तो हेडलाइन सीपीआई का मतलब होता है जब हम यहाँ पर गुड्स की बात करें। ओके, सिर्फ गुड्स की बात करें, मतलब कि कोई गुड आया तो उसका यहाँ पर क्या प्राइस राइज हो, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर हेडलाइन सीपीआई जो है विजिट करते हैं। तो सीपीआई सेम यही चीज है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो है कोर सीपीआई भी होती है। तो कोर सीपीआई का मतलब होता है जहां पर हम महंगाई देखते हैं फ्यूल की भी, फ्यूल का प्राइस कितना बढ़ा, दूसरा यहाँ पर गुड्स का प्राइस कितना बढ़ा, दोनों को यहाँ पर लेके चलते हैं। तो ये फर्क होता है हेडलाइन सीपीआई और कोर, यहाँ पर कोर सीपीआई। ओके, तो यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आरबीआई ने जो एस्टिमेट लगाए, तो वहां पर उसी के हिसाब से ये चीजें आपको जो है आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएंगी। और आगे बात करें कि खुशखबरी ये है कि आरबीआई ऑलरेडी यहाँ पर जो है सीपीआई का यहाँ पर जो फोरकास्ट है वो दे चुका है कि अप्रैल जून से लेकर 2021 तक जो मतलब किस तरीके से जो है आने वाले समय में महंगाई हो सकती है। तो 5.2% की एवरेज यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा जुलाई सितंबर 2021 में 5.0 तक जा रही है, मतलब कम होती जा रही है महंगाई। तो यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि फ्यूल एंड इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, उसका यहाँ पर अपसाइड रिस्क जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अभी डाटा दिया जा रहा है ना, तो उसके मुताबिक तो यहाँ पर आने वाले समय में महंगाई जो है गिरती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो बात की जा रही, कहा जा रहा है कि जो आरबीआई की जो कैलकुलेशन है कि अक्टूबर 2020 में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई थी,
तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो यहाँ पर उसने कहा कि 10% का जो है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में। ओके, तो उसके चलते यहाँ पर जो है ना, जो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो जीडीपी को हम यहाँ पर रियल जीडीपी के मायने में देखते हैं और नॉमिनल जीडीपी के मायने में देखते हैं। अगर यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, तो रियल जो अगर जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला बनता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो अभी रियल जीडीपी होती क्या है, देखो जब भी हम यहाँ पर प्राइसेस के हिसाब से बात यहाँ पर करते हैं, तो जब भी कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से हम जीडीपी की मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं रियल जीडीपी। और जब भी हम यहाँ पर करंट प्राइसेस के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं जीडीपी की, मतलब क्या अभी के दौर पे महंगाई चल रही है, तो उसी के हिसाब से आज के दिन पर क्या महंगाई है। ओके, तो इस साल पूरे साल क्या महंगाई की यहाँ पर जो है एवरेज जो है रेशो रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जीडीपी मेजर करते हैं, तो हम उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और यहाँ पर जब नॉमिनल को रियल के यहाँ पर जो है रेशो में रखा जाता है तो उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो देखो जब भी हम कांस्टेंट यहाँ पर प्राइसेस की बात करें तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि क्या फर्क यहाँ पर जो है एडजस्ट किया गया, कि कहाँ कहाँ पर जो प्राइसेस है ना किसी भी कमोडिटी का, उनको एडजस्ट किया गया किसी न किसी तरीके से। कहने का मतलब कुछ यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है प्राइसेस के। ओके, कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर आरबीआई कह रहा है कि रिड्यूस हो सकती है हमारी रियल जीडीपी। तो यहाँ पर कितने हिसाब से होगी, 20 जो है बेसिस पॉइंट के हिसाब से जहाँ पर जो रिडक्शन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 10.5% जो है ना ईयर ऑन ईयर जो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है ना, जो यहाँ पर फोरकास्ट की गई है फॉर फिजिकल ईयर 2021-22, तो यहाँ पर वो भी जो है ना अभी चेंज नहीं होती हुई नजर आएगी। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो इनके द्वारा जो यहाँ पर प्रेडिक्शन दी गई है, जो कि 11.5% है ईयर ऑन ईयर। ओके, तो मतलब कि खास फर्क जो है यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से, ग्रोथ की परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें 2021-22 के फिजिकल ईयर की, तो यहाँ पर यही एस्टिमेशन है कि जितना रिस्क यहाँ पर, जितना ऑयल प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बाकी की जो चीजें चीजें होंगी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। तो इन सब चीजों को ऑलरेडी जो था मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में शामिल किया गया था। और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि अगर यहाँ पर ऑयल प्राइसेस 75 डॉलर पर बैरल के हिसाब से बढ़ते भी हैं, जैसे भी ज्यादा जाते हैं, सपोज करो 80 चले गए, तो फिर भी यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी न किसी तरीके से नुकसान रहेगा कि इकोनॉमी जो है ना डिस्टेबलाइज हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बेसलाइन ग्रोथ एस्टिमेट लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, तो यहाँ पर उसमें कोई मटेरियल रिस्क जो है वो नजर नहीं आ रहा है स्टेज के ऊपर, मतलब इतना खास इम्पैक्ट जो है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के चलते जो आगे बात करें कि यहाँ पर आरबीआई जो है ना उसको क्या करना चाहिए, तो उसको क्या करना है, तो यहाँ पर बात करें कि जिस तरीके से अभी मूवमेंट चल रही है ना, जैसे हमारा यील्ड कर्व बढ़ता जा रहा है, कहने का मतलब अभी इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो रही है, दोबारा से पैंडेमिक से उभर रही है वापस। तो अभी जो Q3 का रिजल्ट आया था जीडीपी ग्रोथ का, तो वहां पर 0.4% पॉजिटिव है हमारी ग्रोथ आ गई है। तो पहले हमारी नेगेटिव में थी, Q1 में -24% थी, Q2 में -7% थी, अभी 0.4% पॉजिटिव में ग्रोथ हमारी आ गई है। तो अभी इसको हमने इस चीज को बरकरार रखना, हमारा जो यील्ड कर्व है। ओके, तो यहाँ पर इसको भी आगे बढ़ाना है, कहने का मतलब जो इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो फायदा आगे इकोनॉमी को पहुंच रहा है ना वो अभी और बढ़ाना है। हालांकि दूसरी ओर जो है प्राइस राइज हो जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डिमांड सप्लाई की जो डायनामिक, यहाँ पर जो बॉन्ड्स की अगर बात करें तो वहां पर भी जो है कोई ना कोई यहाँ पर एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। अगर हम बॉन्ड एग्रीमेंट्स की बात करें तो उनके ऊपर भी फोकस करना है, ये सही तरीके से आगे बढ़ते रहे, लोग आगे आकर इन्वेस्ट करें, बॉन्ड साइन करें, कंपनीज को पैसा मिले, वो पैसा जुटाए, आगे इन्वेस्ट करें और जो है कंपनीज को आगे बढ़ाए। ओके, तो यहाँ पर जो सिंपल जो आंसर दिया जा रहा है उत्तर की तरफ से वो ये है कि पेशेंस रखो। अभी पेशेंस रखो, अभी कुछ भी गड़बड़ का काम नहीं करना है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करते आरबीआई से कि वो अपनी रेपो रेट जो है ना उसको चेंज कर दे। जो रेपो यहाँ पर रेपो रेट होता है जिसके जिसके चलते यहाँ पर जो है ना ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर अगर ये ब्याज दरें बढ़ाता है तो यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे, ओके, तो वहां पर उनको भी यहाँ पर ब्याज कम लग के जो है ब्याज ज्यादा लग के जो है पैसा मिलेगा। फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे मार्केट को, जो कोई भी लोन लेने आएगा किसी बैंक के पास तो उसको भी जो है ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो ज्यादा ब्याज देकर तो कोई पैसा लेगा नहीं, तो यहाँ पर मार्केट एक्टिविटीज कम होनी शुरू हो जाएंगी, लोग लोन पे पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे। ओके, तो इस ये सिचुएशन नहीं होनी देनी है, क्योंकि अभी इकोनॉमी रिवाइवल के स्टेज पर है। यहाँ पर अभी अगर $70 पर बैरल के हिसाब से भी अगर प्राइसेस चले जाते हैं ना क्रूड ऑयल के, तो यहाँ पर जो अभी करंटली 4% है रेपो रेट, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो अभी सिर्फ नवजात बच्चे जैसी स्टेज है। ओके, मतलब जैसे नवजात बच्चा होता है ना, तो उसको अगर बोले कि अभी पैदा होते उसको कहते हैं कि चलना शुरू कर दे, तो वो ऐसी ऐसी चीज नहीं करनी है, तो वो बच्चा बीमार हो सकता है। ओके, तो उसी तरीके से इकोनॉमी भी बीमार पड़ सकती है अगर किसी ना किसी तरीके की चेंज की गई यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके मुकाबले में। और आगे बात करें कि आरबीआई जो है ना जो रिवर्स रेपो रेट है तो उसको रेज कर सकता है, जो कि अभी 3.35% चल रही है। तो यहाँ पर इफेक्टिवली
आने वाले समय में इसको बढ़ा सकता है 40 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 क्लिप्स में इसको बढ़ाने की बात कर रहा है, 20 बेसिस पॉइंट ईच जो है ना, इसको आने वाले समय में 2021 में बढ़ा सकता है। तो इससे जो रिवर्स रेपो रेट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक अपना पैसा पार्क करते हैं रिजर्व बैंक में, तो उसके चलते आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को यहाँ पर इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो अभी वो रिवर्स रेपो रेट है ना, उसको बढ़ा सकता है। ओके, तो इससे जो कमर्शियल बैंक है उनका फायदा होगा। ओके, उनको ब्याज मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो तो कमर्शियल बैंक को फायदा होगा, तो आगे इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है। तो रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर ज्यादा करने से क्या होगा, और रेपो रेट को यहाँ पर सही रखने से क्या होगा, कि जो यहाँ पर जिस तरीके से रेपो रेट बढ़ा हुआ था 65 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, ओके, तो अभी जो उसमें अगर कंपैरिजन करें, और यहाँ पर जो पैंडेमिक से पहले का जो यहाँ पर जो लेवल था यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट का और रेपो रेट का, जो कि 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, तो उसको हम उसका फर्क कम कर सकते हैं। ओके, तो रेपो रेट को हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट को अगर हम टच करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक जो है एक दोनों जो है एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। तो इससे फायदा ही रहेगा इकोनॉमी को। ओके, अगर आपने एक चीज नहीं बढ़ाई है, ठीक है, उसको आप वैसे रहने दो, क्योंकि अगर वो ब्याज दरें ज्यादा बढ़ाता है आरबीआई, तो उससे फिर इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकों को। ओके, तो आगे लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, लोन लेंगे ही नहीं, वो सोचेंगे कि कोई बात नहीं, वेट करते हैं, आने वाले समय में जब ब्याज दरें कम होगी तब आएंगे। तो ये सब चीजें हैं, हमें यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। जो रिवर्स रेपो रेट है, उससे हम बैंकों को अगर फायदा पहुंचाते हैं, तो हो सकता है वो जो है कम ब्याज दर पे आगे जो है लोन बांटना शुरू कर दे। ओके, तो धीरे धीरे जो है इकोनॉमी जो है रिवाइव कर सकती है। और जो आगे बात करें कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में है। ओके, और यहाँ पर कोई बिग रिस्क नहीं हमें नजर आ रहा कि जो है महंगाई बढ़ जाएगी इस लेवल के ऊपर। और इसके अलावा बात करें कि अभी जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो भी अभी वीक है। कहने का मतलब है कि जिस पैमाने पर कोविड से पहले बैंक ब्याज के ऊपर पैसा देते थे, लोन के ऊपर पैसा देते थे, तो वो अभी क्रेडिट करना अभी थोड़ा कम किया है। ओके, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि क्रेडिट 5% के हिसाब से जो है क्रेडिट रेशो बढ़ी है, क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़ी है बैंकों की। तो वो भी ज्यादातर उन केसेस में बढ़ी है जहां पर गवर्नमेंट जो है स्टिमुलस पैकेजेस दे रही है। ओके, खास तौर पर जो एमएसएमई सेक्टर है, जैसे 3 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दे दिया। ओके, तो उस तरीके से वही पैसा बैंक जो है आगे कंपनीज को दे रहे हैं, तो इसी के चलते क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है। तो अगर बात करें बैंकों की अपने यहाँ पर कैपेसिटी के हिसाब से, तो उनकी क्रेडिट ग्रोथ अभी भी धीमी है। मतलब अभी वो लोन के ऊपर पैसा नहीं दे पा रहे। तो अभी इसी के चलते आने वाले समय में बिल्कुल विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है, सही तरीके से जो है फ्यूचर को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो नेगेटिव आउटपुट गैप जो है ना, अभी उसको बंद करना है। जो हमारा जो अभी जीडीपी की अगर बात करें, तो अभी उसको भी सही पैमाने पर आगे बढ़ाना है। और क्रेडिट ग्रोथ जो है ना, उसको अभी कोशिश करनी है कि लोग अट्रैक्ट हों। इस तरीके से अपनी पॉलिसीज रखो कि लोग आए, पैसा लें लोन के ऊपर। ओके, तो फिर बैंकों को उसका इंटरेस्ट आए, इकोनॉमी में वो पैसा लगे। ओके, इन्वेस्टर जाके जो है पैसा लगाए, कोई ना कोई चीज खोले, या फिर स्कूल खोले, या फिर कोई भी यहाँ पर बिल्डिंग खोले, जिसको बाद में रेंट पे दे। मतलब किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। और आगे बात करें कि अगर रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आता है, रेवेन्यू कहने का मतलब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो यहाँ पर अगर कट होता है, तो अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज है ना, तो अभी उनको भी उस हिसाब से काम करना होगा। अपने खर्चे जो होंगे ना, वो उसी रूप से अभी कम करने होंगे, जो कि 2021-22 का जो फिस्कल टारगेट है ना, फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, उसको हम जो है अचीव कर पाए। कहने का मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर हमने खर्चा नहीं कर देना है। जितना पैसा हमारे पास अभी आया नहीं रेवेन्यू के रूप में, खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जाए। अभी इसको कंट्रोल करना है। अभी देखो, जो अभी करंट रूप में जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, वो 9% से एक्सीड कर चुका है। ओके, तो किसी समय 2003 में हमने यहाँ पर कोशिश की थी कि हम जो है इसको 3% तक लेकर आएंगे जीडीपी के। ओके, लेकिन ये 3% तक तो कभी नहीं आया। ओके, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता गया। अब अभी ये 9% को एक्सीड कर चुका है। भारत सरकार जो इस बजट 1 फरवरी में जो इस साल बजट लॉन्च किया, तो उस समय फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया कि हम जो है आने वाले 2025-26 तक जो है ना 4.5% तक ऑफ द जीडीपी जो है फिस्कल डेफिसिट को लेकर आएंगे। और इस साल का जो टारगेट रखा गया वो 6.8% तक जो है हम लेकर आएंगे जीडीपी के। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हम जो खर्चा कर रहे हैं ना अथॉरिटीज, उसको कम करना होगा। और इसके अलावा अगर ऑयल प्राइसेस रिमेन रहते हैं $60 पर बैरल के हिसाब से, या इससे भी कम रहते हैं, तो यहाँ पर जो फिस्कल ईयर 2022 का यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है, तो वो कम रहेगा। जो हमने अभी टारगेट रखा है अभी 6.8% ऑफ जीडीपी, तो उससे भी कम रहेगा अगर ऑयल ऑयल प्राइसेस कम रहते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी कोशिश कर रही है कि उस तरीके से यहाँ पर बजटिंग कर रही है कि रेवेन्यू सही तरीके से जो आए उसको आगे यूटिलाइज कर सके। और अगर ऑयल प्राइसेस अगर हम बात करें, तो अगर ये सही तरीके से बढ़ते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में
अगर अगर इम्पैक्ट कर दिया ऑयल प्राइसेस ने, तो आने वाले समय में जो पॉजिटिव सरप्राइज का जो स्कोप है ना, तो वो अभी जो है मुरझा सकता है। कहने का मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर प्राइसेस जो है नहीं बढ़ने चाहिए, तो इनको अभी कंट्रोल करना ही होगा। कहने का मतलब कि प्राइसेस, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो भारत की इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा। तो भारत सरकार ने, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जो जिनका नाम है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने हाल ही में रिक्वेस्ट भी की थी जो ओपीसी कंट्रीज हैं। ओके, तो सऊदी अरेबिया उनका यहाँ पर लीडर है, तो उनको कहा था कि जो है अपनी ऑयल प्रोडक्शन आप बढ़ाइए, काफी महंगा होता जा रहा है। तो यहाँ पर काफी महंगा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है भारत में भी पड़ रहा है। तो ऑयल, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर सऊदी अरेबिया का जवाब आया था कि हम तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाले, आपके जो रिजर्व है ना, भारत के जो अपने रिजर्व है वहां से प्रोडक्शन शुरू कर दो, वहां पे वहां की प्रोडक्शन बढ़ा दो। सो देखो, जो भारत के रिजर्व है ना क्रूड ऑयल के मामले में, तो यहाँ पर टोटल 26 रिजर्व है हमारे पास। लेकिन उनमें से जो फंक्शनल है वो सिर्फ 8 है, सिर्फ 8 ही फंक्शनल है जिन रिजर्व से हम जो है तेल निकाल सकते हैं। और उनमें से 8वें वाला जो रिजर्व है ना, उसको हाल ही में हमने ओपन किया है, तो जो कि बंगाल के 24 परगना वाला जो इलाका है, तो वहां पर एक जो है तेल का कुआं लगा है, तो वहां से हम तेल निकाल रहे हैं। ओके, तो अभी जो बाकी के साथ है जो फंक्शनल है, उनके नाम क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं, उनका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको भारत के भी ऑयल रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर भारत के ऑयल रिजर्व्स पड़ते हैं। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो, अगर हम बात करें कि पोटेंशियल कितना होगा, लार्ज नेगेटिव सरप्राइज इज आल्सो अनलाइकली, मतलब इतना नहीं लग रहा कि इतने बड़े पैमाने पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत जो है, बहुत ज्यादा, जो टारगेटेड रखा वो बहुत ज्यादा है, तो फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मार्केट बोरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो रहेंगी रहेंगी फिजिकल ईयर 2021-22 में। तो मार्केट से उधार लेकर ही सरकार जो है काम चलाती है हर बार। ओके, तो यह करना पड़ता है। अगर अगर हम फिजिकल डेफिसिट नहीं रखते या फिर बजट डेफिसिट नहीं रखते, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, तो उनके ऊपर पैसा कहाँ से आएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक और होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। ओके, तो एक होता है बजट सरप्लस, एक होता है बजट डेफिसिट। दोनों में से कौन सा बजट जो है वो फायदेमंद रहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आखिर में बात करें कि अगर इंडिया की कंसर्न के हिसाब से बात करें कि जितना भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके, तो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, तो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है बढ़ नहीं सकते। $70 पर बैरल के ज्यादा ये नहीं जा सकते। इसके अलावा इंडिया को चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस यहाँ पर सेटल हो जाते हैं $65 से $70 पर बैरल के रेंज के बीच में, ओके, तो यहाँ पर इस राइटर है इस आर्टिकल के, वो यहाँ पर इंडिया चीफ इकोनॉमिस्ट है। ओके, तो यहाँ पर डेसाचे बैंक एजी, तो यहाँ पर ये चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो सबसे पहले जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करेंगे गुड़गांव स्टोरी के बारे में। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा 75% रिजर्वेशन का एक बिल लेकर आया गया, लॉ लेकर आया गया है। तो यहाँ पर लोकल्स को 75% रिजर्वेशन देनी होगी, जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें, तो जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से थोड़ी कम है। तो अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसका नाम है एक्सफिनो सर्वे। ओके, तो इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर जो कुछ बातें सामने आई कि यहाँ पर जो 11,000 एम्प्लॉइज है, जो कि यहाँ पर गुड़गांव में कुछ यूनिकॉर्न्स, यहाँ पर जो दूसरी जो सुनिकॉर्न्स के तहत जो है काम कर रहे हैं। तो यूनिकॉर्न्स कंपनी कौन सी होती है, जिनकी वो कंपनीज जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, तो उन कंपनीज को हम यहाँ पर यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अन अकेडमी की बात करूं, तो इसका नाम आपने सुना ही होगा। तो ये अभी यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो भारत ने पिछले साल 11 यूनिकॉर्न क्रिएट किए थे पूरी इकोनॉमी में। और इसके अलावा दूसरी होती है सोनिकॉन्स। इसके बारे में आप बताइए कि इनकी यहाँ पर जो है ना टोटल वैल्यूएशन कितने बिलियन डॉलर की होती है या फिर कितने मिलियन डॉलर की होती है, तो उस कंपनीज को हम सोनिकॉन्स कहते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से ढूंढे। ओके, तो यहाँ पर ये सर्वे यहाँ पर एम्प्लॉयज के ऊपर किया गया, तो जिसके चलते आधा आधा से ज्यादा जो एम्प्लॉयज है ना, तो यहाँ पर वो ऐसे तरीके से काम नहीं करना चाह रहे कि हम जो है लोकल्स को ही प्रेफरेंस दें, जिनकी सैलरी 50,000 तक या उससे कम है। तो जो अभी के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो अलग अलग कंपनीज हैं, तो वो और ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली वाली साइड, नोएडा वाली साइड, ग्रेटर नोएडा वाली साइड हम शिफ्ट करें। और फ्यूचर में जो यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गुड़गांव बेस्ड, यहाँ पर गुड़गांव में जो काम कर रही है, जो फरीदाबाद में जो काम कर रही है, वो चाह रही है कि आने वाले समय में वो बेंगलुरु शिफ्ट होंगी, अपने वेंचर्स वहीं पर करेंगी। तो इस तरीके से इम्पैक्ट देखता हुआ जो है दिखता नजर आ रहा है कि हरियाणा की इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो एक्ट लेकर आया गया कि 75% की जॉब जो है वो रिजर्व कर दो। इसके अलावा झारखंड की सरकार जो है ना, वो भी यही सेम एक्ट लाने वाली है अपनी असेंबली में, जहां पर 75% की जो प्राइवेट जॉब्स है वो रिजर्व की जाएगी अप टू 30,000 सैलरी तक, जो लोकल्स होंगे झारखंड के उनके लिए। तो आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो अभी ना जो रेटिंग एजेंसीज, वो जो कंपनी है रेटिंग एजेंसीज की, तो अभी उनसे यहाँ पर ना इन्वेस्टर चार्टर जो है ना उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो देखो अभी इस साल का जो बजट था उसमें यहाँ पर बात की गई थी, तो इन्वेस्टर चार्टर जो है ना वो अभी लाया जाएगा भारत में। तो अभी जो बजट स्पीच थी उसमें बात कही गई, तो ये अभी ऐसा कोई भी चार्ट एग्जिस्ट नहीं करता पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में भी इसकी यहाँ भारत में ही इसका यहाँ पर जो है
इसकी बात की जा रही है इन्वेस्टर चार्टर की, तो जो रेटिंग यहाँ पर एजेंसीज होती है तो वो क्या होती हैं, जितनी भी तरह की रेटिंग एजेंसीज होती है, जैसे यूएस की मूडीज करके है, ओके, तो भारत की क्राइसिल करके है, CRISIL करके, ओके, तो यहाँ पर इनका काम होता है कि किसी भी कंपनी को रेटिंग देनी, मतलब कि ये कंपनी जो है इसका ग्रेड क्या है, A+ है या फिर AAA+ है या AA या B है या C है, इससे यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अंदाजा लग जाता है कि कंपनी की क्या दशा है, ओके, मतलब किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से रेटिंग एजेंसीज जो है काम करती हैं। तो अभी उन्हीं रेटिंग एजेंसीज, इन्हीं कंपनी से जो है सेबी जो है इन्वेस्टर चार्टर की मांग कर रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो काम करते हैं। तो अभी जो बड़ा चैलेंज जो है डर का, वही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के सामने, कि उनका इन्वेस्टर्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। वो जो भी यहाँ पर रेटिंग देते हैं, वो देते हैं जो बॉर्बर होते हैं, मतलब जिस कंपनी ने पैसा उठाया होता है इन्वेस्टर से, उस कंपनी से ये इनका तालमेल रहता है, तो जिससे इनको पता चलता है कि क्या क्या मतलब खामियां कंपनी की, क्या किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ी, तो उस हिसाब से उस कंपनी को रेटिंग देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टर्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ओके, हम इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए काम करते हैं, लेकिन हम जब हमारे लिंक होता है वो यहाँ पर जो बॉर्वर होता है, जिस कंपनी ने उधार उठाया होता है इन्वेस्टर से, उससे हम यहाँ पर जो है लिंक रहते हैं। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर इंडियन बोर्न सिंगापुर बिजनेसमैन है, यहाँ पर एक मिस्ट्री बायर कहा जा रहा है इनको, बीपल का, ओके, बीपल क्या है, बीपल ये है, तो यहाँ पर है ना, ये 5,000 डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, डिजिटल आर्ट किया हुआ है किसी बंदे ने, ओके, तो उसके द्वारा ये पूरा का पूरा कॉलेज बनाया हुआ है, तो कि इसकी बिक्री हुई है ऑनलाइन, किसमें, NFT में, नॉन फंजाइबल टोकन के तहत, ओके, तो जिसका जो रेट लगा है वो $69.3 मिलियन के बराबर है ये, और इन्होंने खरीदा है, ओके, तो इन्होंने खरीदा है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टीज की यहाँ पर ऑक्शन हुई थी, जिसमें यहाँ पर बोली लगी, तो ये नॉन फंजाइबल जो टोकन है ना, ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही काम करता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन है, तो वो किस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे काम करती है, वो करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम। तो ये NFT भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही काम करती है, इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको खरीदा गया इनके द्वारा, तो यहाँ पर $69.3 मिलियन जो है दिए गए थ्रू NFT, ओके, तो इस तरीके से ये वाला जो फंडा है ना, NFT वाला, अभी ये बढ़ता जा रहा है, ओके, तो ऐसी ऑनलाइन जो सेल परचेज है अभी बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, जो डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल आर्ट के पीसेस हैं, ओके, तो उनको लोग खरीद रहे हैं, ओके, तो इसी को भी ये डिजिटल एसेट ही कहा जा रहा है, डिजिटल आर्ट ही इसको कहा जा रहा है, ओके, तो यहाँ पर कंपनी है जिसको हम कह रहे हैं मेटाकोवन, ओके, तो मेटाकोवन करके यहाँ पर इनकी कंपनी है, जो कि यहाँ पर क्रिप्टो सेलर, स्टोरी टेलर के यहाँ पर तौर पर भी काम करते हैं। तो ये आने वाले समय में अपनी आइडेंटिटी इन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर रिवील की है, पहले पता नहीं चला था कि इसको खरीदा किसने है। तो अभी इनकी आइडेंटिटी जो है रिवील हुई है, इसका जो असली नाम है वो विघ्नेश सुंदरेशन है, ओके। और अगर आपको समझना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है या बिटकॉइन क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है ना, मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी अलग वीडियो सेक्शन में जाना, तो वहां पर स्क्रॉल करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन का यहाँ पर मार्क लगा हुआ है, उस वीडियो को एक बार देख लिया आप। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं, तो जैसे वो घर से काम कर रही थी, तो अभी इस प्लान को धीरे धीरे चेंज करें, ग्रेजुअली जो है इनको दोबारा ऑफिस में जो है अपने एम्प्लॉयज को लेकर आया जाएगा। इसके चलते यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल अपनाने की बात करें, कि पोस्ट पैंडेमिक में कोशिश करेंगे कि जुलाई तक जो है यहाँ पर, जब तक यहाँ पर पोस्ट वैक्सीनेशन हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुलाया जाए, तो वहां से काम हो। तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि फीडबैक जो आएगा, जो भी यहाँ पर ग्लोबल प्रैक्टिसेस हो रही होंगी, तो उस तरीके से मॉडल को बनाया जाएगा, इस हाइब्रिड मॉडल को। लेकिन रिटर्न जो होगी उसको मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा, ये यहाँ पर एम्प्लॉयज के ऊपर होगा कि वो घर से काम करना चाह रहे हैं या फिर ऑफिस से। ये डिपेंड करेगा कि उनके यहाँ पर क्लाइंट कहाँ से है, उनकी टीम कोलैबोरेशन कहाँ पर है, उनकी यहाँ पर जो जरूरतें हैं वो कहाँ पर पूरी हो रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना कन्वीनियंस जो है यहाँ पर, वो भी जो है अपनी कुछ फर्म्स के द्वारा जो है अपने अपने जो एम्प्लॉयज है उनको दी जाएगी, जो अलाउंसेस जो है वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे, अगर वो घर पे ही जो है ऑफिस अगर बनाते हैं, तो स्पेशल प्रोटोकॉल जो है वो भी जो है उनका पालन भी किया जाएगा आने वाले समय में। और आगे जो खबर है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टैम एडेक्स सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट रिपोर्ट 2020। तो उसके तहत ये बताया गया कि जो अक्षय कुमार है ना, तो यहाँ पर मोस्ट विजिबल सेलिब्रिटी रहे हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्सर रहे हैं पैंडेमिक हिट 2020 में, ओके, तो ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर विराट कोहली, फिर करीना कपूर, ये सारा का सारा डाटा है। ये टॉप सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में थोड़ा सा सिनेरियो जो है यहाँ पर दिया गया, कि जेंडर स्प्लिट के बारे में भी बताया गया, कि फीमेल की पार्टिसिपेशन कितनी थी, अगर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेल्स की कितनी थी, अगर फूड एंड बेवरेज की बात करें तो फीमेल्स की कितनी पार्टिसिपेशन थी और मेल्स की कितनी। तो ये ओवरऑल थोड़ा बहुत जो है सिनेरियो बताया गया। डोमिनेशन ज्यादातर वो 80% फिल्म स्टार्स के द्वारा ही थी, और 14% जो यहाँ पर टीवी स्टार्स थे, ओके सॉरी, 14% स्पोर्ट्स पर्सन थे, और 4% सिर्फ यहाँ पर टीवी स्टार्स थे। और आगे जी न्यूज, तो यहाँ पर जो राज्य है, तो उन्होंने भी जो गांव के एरिया है, तो वहां पर भी जो है वैक्सीन को अभी लगाना शुरू कर दिया है। तो इसी के चलते जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या फिर जो मैप पोलिंग स्टेशन है, उनको वेलनेस सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है, ओके, कैंप लाइक अप्रोच जो है वो लगाई जा रही है, सारा सारा जो है लोगों को गांव के एरिया में भी जो है वैक्सीन करना है। तो अभी रजिस्ट्रेशन जो चैलेंज है, क्योंकि उसके तहत जो है लोगों तक यहाँ पर पहुंच की जा रही है कि अपने आप को रजिस्टर करें।
तो आप जो है कोविन पोर्टल करके यहाँ पर नाम है, कोविन पोर्टल में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कोविन ऐप जो है ना वो भी अपने मोबाइल फोन पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत अपने आप को जो है ना आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपकी उम्र अभी 60 साल से ज्यादा है, और अगर 45 ईयर्स अगर आपको कोई कॉमोर्बिडिटी है, कहने का मतलब है अगर आपको कोई भी साथ में दूसरी बीमारी है ना, तो फिर आप अगर आपकी एज 45 ईयर से ज्यादा है तो फिर भी जो है आप कोविन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो है वैक्सीन जो है ना वो ले सकते हैं। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें जो हाई कोर्ट है, तो उन्होंने अभी जो अमेजन ने अर्जी दी थी हाई कोर्ट में कि जो फ्यूचर डील है रिलायंस के साथ उसको थोड़ा रोक दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो जो बात की जा रही थी उसके तहत यहाँ पर जो ना कुछ क्वेश्चंस उठाए हाई कोर्ट ने, कहा है कि जो बयानी ग्रुप है, ओके, तो जो और जो अदर ग्रुप थे उनको यहाँ पर सिविल प्रिजन के तहत क्यों ना रखा जाए। तो इसके चलते यहाँ पर जो है ना बात की जा रही है। तो कहा गया है जो फ्यूचर है टू अप्रोच अथॉरिटीज टू रिकॉल ऑल डील अप्रूवल्स, मतलब कि जितनी भी आने वाले समय में ये डील करेंगे, ओके, जो भी ये फ्यूचर डील होगी रिलायंस के साथ, तो इसके चलते जो भी काम इन्होंने करना तो उसकी अप्रूवल के तहत जो है अथॉरिटीज को उनको साथ में लेना होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ द्वारा जो है ये अभी डिसीजन दिया गया। अभी फिलहाल स्टे लगाया गया है इस डील को, इसको रोका गया है। तो अमेजोन ने यहाँ पर अर्जी दाखिल की थी, जिसके चलते जो है यहाँ पर ऐसा डिसीजन देखने को मिला। तो इस डील में है क्या, इस डील में तीन अलग अलग प्लेयर्स काम कर रहे हैं, जैसे एक अमेजोन हो गया, दूसरा रिलायंस हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, तीसरा जो है फ्यूचर ग्रुप हो गया। तो अभी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस में डील है, ओके, किसी मुद्दे के ऊपर। तो अमेजोन जो है यहाँ पर एक तरीके का एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर अमेजोन कह रहा है कि यहाँ पर जो भी अगर आप काम करोगे, जिस तरीके से भी आप आगे काम अपनी डील को बढ़ाओगे, जब कोई भी काम आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर होगा ना, तो उसके चलते 30 ऐसे स्पेसिफाइड एसेट्स हैं अमेजोन के द्वारा कि जिनको जो है ना अमेजोन की बिना परमिशन से जो है ये फ्यूचर वाले या फिर रिलायंस वाले सेल नहीं कर सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो है यहाँ पर पेज अड़ा हुआ है, जिसके चलते अमेजोन ने स्टे मांगा था। पहले ये डील मुमकिन हो रही थी, लेकिन बाद में जब अमेजोन ने अपनी प्ले दाखिल की तो उसके चलते कोर्ट ने अभी जो है इसके ऊपर स्टे लगा दिया। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि रेपिस्ट को ना ब्रदर के तौर पर उनको टर्न मत करो। ओके, अगर आप कोई भी यहाँ पर अपना जुडिशियल निर्णय दे रहे हो, तो यहाँ पर जजेस को कहा जा रहा है, ओके, यहाँ पर जो लॉयर्स है, वकील है, उनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सेंसेशन जो है ना उसको यूज करें अपनी, और उस हिसाब से यहाँ पर काम करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ कंडीशंस अपने दिमाग में रखो जब जब आप किसी रेपिस्ट को यहाँ पर बेल ग्रांट कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि कोर्ट जो है ना यहाँ पर इस तरीके से काम करे कि पहले ये देखे कि क्या यहाँ पर कॉन्टेक्ट रहा है अक्यूज और विक्टिम के बीच में। अक्यूज कहने का मतलब जो दोषी है, विक्टिम मतलब जो पीड़ित है, पीड़िता जिसने यहाँ पर केस फाइल किया होगा, वो उसको अच्छे से उनकी पड़ताल करो। फिर यहाँ पर बेल कंडीशन देखो कि किस तरीके से आप जो है पीड़िता का जिसने यहाँ पर कंप्लेंट की है उसको आप बचा सकते हैं कि उसको यहाँ पर हरासमेंट की गई है अक्यूज के द्वारा। ओके, तो इसको इसके बारे में अच्छे से पड़ताल करो। इसके अलावा जो नेसेसरी बातें की गई, जो यहाँ पर शिकायत करता है उसकी उसको अच्छे तरीके से सुन लो पहले। ओके, क्या मतलब कौन से सर्कमस्टांसेस से वो गुजर रही थी, या फिर अभी कौन से सर्कमस्टांसेस में वो है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो एडिशनल कंडीशंस हैं जो अभी आपको देखनी होगी उस पीड़िता की प्रोटेक्शन के चलते। ओके, तो यहाँ पर अगर जब भी आप यहाँ पर बेल ग्रांट करोगे तो इमीडिएटली यहाँ पर उनको इन्फॉर्म करना होगा, जो कंप्लेंटेंट है, जो शिकायत करता है, जो पीड़िता है, उसको, ता जो कि आने वाले समय में जो अक्यूज्ड है वो उसको यहाँ पर किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। ओके, तो मतलब उसको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। तो बेल कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा बात करें कि इन कंडीशंस के ऊपर बेल नहीं दे देनी है, कि मतलब कि पहले क्या जो है प्रथा चलती आ रही थी, उस प्रथा के हिसाब से जो है अभी या तो भाई बहन बना दो, या फिर जो है उसको बोल दो कि अभी इस लड़के से शादी कर लो। ओके, तो इस तरह की कंडीशंस जो है नहीं बनानी है। जो आपका कोर्ट रूल कहता है उसके हिसाब से, आपका जो लॉ कहता है उस हिसाब से चलो, और उस हिसाब से जो है बेल ग्रांट करोगे। तो यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर किसी भी यहाँ पर जो पुरानी जो प्रथाएं चलती चलती आ रही है उनको आपने एंटरटेन नहीं करना जब भी आप अपनी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर रहे हो। तो यही बातें यहाँ पर की गई हैं, जैसे मैरिज के रिगार्डिंग हो गया। ओके, तो इस तरीके से अपनी जो है पावर्स है उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो हाल ही में एक केस आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर बातें की गई थी कि जो एक केस आया था जिसमें लड़की से पूछा गया कि आप इस लड़के से शादी करोगे, तो वो भी काफी चर्चा में रहा था। और आगे न्यूज है इंडिया म्यांमार बॉर्डर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट। ओके, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार और इंडिया के बीच में बनाया जाएगा। तो इसके चलते अभी ये डिले क्यों हो रहा है, तो उसके चलते जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने जवाब दिया है कि अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने जो यहाँ पर जो ठेकेदार है जो इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो उसका केस जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही है, वो बैंक्रप्सी जो है ना उसके यहाँ पर दायरे से गुजर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर वो डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में। और उसकी प्रोसीडिंग्स अभी जो है एनसीईआरटी के सामने है। जब ये पास होगा यहाँ से, जब इनके पास सही प्राप्त प्राप्त धन आ जाएगा, तो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये कलादान प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बात की जा रही है कि जो वाटरवे का प्रोजेक्ट है ना, मैं अभी इसके बारे में मैप आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जान लो
कि अभी जो वाटरवेज का जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर दिया गया है कि पोर्ट ऑपरेटर जो है वहां पर अपॉइंट कर दिया गया है जॉइंटली बाय इंडिया एंड म्यांमार। जो सड़कों का अभी निर्माण का काम है फ्रॉम पलेतवा ओके इन द चिन स्टेट टू जोरिनफुल इन मिजोरम, वो अभी ये सड़क बननी है ओके। तो वो सड़क का काम अभी जो है शुरू कर दिया गया है, तो अभी म्यांमार में ये काम चल रहा है अभी। तो इनिशियल प्लान यहाँ पर यही है कि यहाँ पर 225 किलोमीटर का लॉन्ग वाटरवे बनाया जाएगा फ्रॉम सितवे पोर्ट टू टिल कलेतवा ओके, and a road component of 62 किलोमीटर from Kletwa up to Zorinful in Mizoram at the Indo-Myanmar border। तो ये हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दी है। अब समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो ये देखो ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश आ गया, और ये बे ऑफ बंगाल है, और ये म्यांमार है। और देखिए इधर से अगर हम अपने ईस्टर्न इंडिया से भारत अगर टच करता है तो ये वाला सिर्फ ये वाला एरिया जो उसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं। चिकन नेक मतलब मुर्गे की गर्दन जैसा, बिल्कुल कमजोर जैसा है। तो अभी अगर हमने अपने ईस्टर्न इंडिया से टच करना है तो ये सिर्फ यही वाला इकलौता रास्ता है। तो और दूसरा है कि अगर हम बांग्लादेश के बीच में से जाएं तो उसके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, इसलिए हम इसके साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये वाले इंडिया के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हमें चाहिए। तो अभी बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट, बहुत सारे सड़कें ऐसे भी हैं जो कि बांग्लादेश और इंडिया जो है इकट्ठे यूज करते हैं, कई बार पास करके भी जाते हैं। लेकिन इसको भी हम जो है ना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर रख रहे हैं। एक और अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो है कि हमने ये वाले इंडिया के साथ जोड़ना है, ईस्टर्न इंडिया के साथ, लेकिन वाया बांग्लादेश नहीं, वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, वाया ये बे ऑफ बंगाल से रास्ते, जहां से जो है यहाँ तक पहुंचेगी इस पोर्ट तक। ओके, तो ये ना ये सतवे पोर्ट है, ये म्यांमार का सतवे पोर्ट है। फिर यहाँ से ये प्लेतवा तक जो है ना ये वाटर बेस है। वाटर वे मतलब कि एक बड़ी नदी होगी जो कि मिजोरम में बहती है, तो वहीं पर वाटर वे, वहां से शिप आगे जाएगा प्लेतवा तक। फिर प्लेतवा से आगे सड़क का निर्माण होगा, और ये जो सड़क का निर्माण होगा ना, तो ये जो हमने अभी जगह का नाम पढ़ा था मिजोरम में, तो वो ये सड़क चलेगी 63 किलोमीटर तक, तो मिजोरम में हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब फ्यूचर में हम पूरी सिक्योरिटी बनाकर चल रहे हैं कि अपने ईस्टर्न इंडिया तक कैसे अप्रोच करनी है। अगर ये वाला रास्ता फेल होता है, ये वाला रास्ता फेल होता, तो ये वाला तीन तीन जो है ना हमारे पास रास्ते हैं ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला कलादान प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये बात की जा रही है कि ये जो सेतवे से लेके प्लेतवा तक का जो वाटर वे है ना, ये कंप्लीट हो गया है। अभी ये सड़क का काम चल रहा है। ओके, और यही फिर आगे ऐजवाल तक भी चला जा सकता है। तो ऐजवाल जो है वो किसकी कैपिटल है, पता होगा आपको शायद। तो थोड़ा सा यहाँ से भी देख लिए, तो अगर ये शुरू कहाँ से होगा, ये यहाँ पर कोलकाता का जो हल्दिया पोर्ट है वहां से शुरू होगा ये। और ये सी का रूट इसका 539 किलोमीटर होगा, फिर सितवे तक पहुंचेगा। फिर सितवे से लेकर जो है ना प्लेतवा तक, जो यहाँ पर जो कलादान रिवर, ये कलादान रिवर है। ओके, तो इसी कलादान रिवर के ऊपर जो है यहाँ पर वाटरवे बनाया गया है, जिसका काम कंप्लीट हो गया, जिसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। और उसके बाद यहाँ पर सड़क की बात कर रहे हैं जो कि प्लेतवा तक जाएगी, कलेतवा तक। ओके, फिर कलेतवा से आगे जाएगी ये। टोटल हाईवे यहाँ पर जो है 129 किलोमीटर का पड़ जाएगा जब ये दोनों मार्ग हम अपनाएंगे। ओके, तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर हो गया, ये मिजोरम आ गया। तो ऐजवाल किसकी कैपिटल है। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि डेमोक्रेट की यूएस सेनेटर है, तो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, जैसे यूएस की राज्यसभा है, तो वहां पर उनके जो राज्यसभा के सांसद हैं वो कह रहे हैं, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, जो कि हाल ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं, तो उनको कह रहे हैं कि आप रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, तो भारत का क्या प्लान है उसको परचेज करने के बारे में, तो उसके बारे में आप खबर रखें, उसके बारे में आप जरूर देखें। साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स के इशू हो रहे हैं इंडिया में, तो उसके बारे में भी आप जरूर पूछें। ओके, तो ये जो S-400 सिस्टम डिफेंस सिस्टम है ना, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी मिसाइल भारत के एरिया में आगे बढ़ती है तो हवा में ही वो मिसाइल तबाह की जा सकती है। तो ये इस तरीके का मिसाइल सिस्टम है, इस तरीके का डिफेंस सिस्टम है। तो ये सरफेस टू एयर चलता है, सरफेस से हमारी मिसाइल लगी होगी, ऑटोमेटिक ऑपरेट होगी। जब रडार के यहाँ पर टच में आ गई दूसरी मिसाइल, जो कि सपोज करो पाकिस्तान ने दागी है, तो उसकी मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। इस तरीके का यह सिस्टम है। तो इसके ऑपोजिट अमेरिका ने भी एक सिस्टम डेवलप किया हुआ जिसका नाम है थाड, THAAD, जिसका मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ओके, तो अमेरिका कहता है कि मेरे वाला खरीदो, और इंडिया कहता नहीं मैंने रशिया वाला खरीदना है, रशिया के साथ मेरे पुराने टाई अप है। तो ये भी यहाँ पर जिसके चलते जो क्या सैंक्शंस लगाए हुए हैं भारत के ऊपर भी अमेरिका ने। एक कार्सा एक्ट है उसके तहत। ओके, तो कार्सा की फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो अभी आगे बात कर रहे हैं, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 400 किलोमीटर तक की है। ओके, क्रूज मिसाइल की एल्टीट्यूड जो है अप टू, इसका जो है ऊंचाई कितनी शो कर सकता है, वो 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये मार्क कर सकता है। ये जो 100 एयरबोर्न टारगेट्स है ना, उसको यहाँ पर जो है ट्रैक कर सकता है। और एंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियस, मतलब कि लगातार जो ना हर एक शे को टारगेट बना सकता है, लगातार इतने बड़े पैमाने पर ये तबाही मचा सकता है। तो दिखने में कुछ ऐसा है, इस तरीके से ये ट्रक होता है, ये फिर बाद में खुलता है। ओके, तो इस तरीके से ऊपर को इसका मतलब मिसाइल दागी जाती है, जिस भी एरिया, जिस भी लोकेशन के ऊपर आपने दागनी है, उस तरीके से लोकेशन जो है इसकी सेट हो जाती है। तो ये S-400 सिस्टम है। चाइना ने जो है ना ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है 2018 तक जो है
काफी डिमांड की थी चाइना ने कि मुझे रशिया से ये चीजें चाहिए, तो अभी इंडिया को भी जरूरी है। ओके, इंडिया अगर चाइना खरीदता है तो इंडिया को भी खरीदनी पड़ेगी। और आगे न्यूज़ है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस है ना, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर पाबंदी मत लगाए, उनके ऊपर टैक्स लगा रही है कि जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टर रिटर्न, जितना भी रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टर्स का, उसके ऊपर यहाँ पर 35% टैक्स लगा ले। ओके, रिटर्न के ऊपर 35% टैक्स लगा ले। दूसरा जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है ना 28% जीएसटी भी आप लगा लो। तो इस तरीके की यहाँ पर जो सजेशन दी जा रही है, जो यहाँ पर एक्सचेंजेस में काम करते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में खासतौर पे काम करते हैं, कि आप बैन मत करो, इस मार्केट को आप आगे बढ़ने दो। ओके, जैसे मैंने अभी नॉन फंजाइबल टोकन की बात की, तो वो भी इसी मार्केट का एक तरह का हिस्सा है। लेकिन बड़े तौर पर यहाँ पर जो है ना क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं, कि जैसे बिटकॉइन हो गया, ओके, जैसे एथीरियम हो गया, तो अभी भारत सरकार भी एक अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा भारत कॉइन। ओके, तो अभी हाल में जो अभी भारतीयों की जो सिचुएशन है ना, तो इंडियंस ने यहाँ पर अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर जो है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर नया बिल आता है इसको बैन करने का क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में, तो ये सभी चीजें, ये सभी राशि इन इन्वेस्टर्स को बेचनी होगी 90 दिनों के अंदर अंदर, नहीं तो सजा होगी या फिर फाइन होगा। और आगे बात कर रहे हैं बियर के बारे में। ओके, जो शराब का ही एक जो है जिसमें एक अंग होता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी इसकी सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, खासतौर पे महाराष्ट्र और तेलंगाना में। तो रिकवरी जो है बढ़ रही है बियर के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में भी, कर्नाटका, गोवा और नॉर्थ इंडिया में भी। तो फिस्कल जो Q2 और Q3 का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से, और साथ ही साथ जो टैक्सेशन है, जो टैक्स है राज्य सरकार के द्वारा, वो भी बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर कोविड सेस के रूप में बढ़ाया जा रहा है, उसके यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है शराब के ऊपर या बियर के ऊपर, वो भी बढ़ाई जा रही है। ओके, तो दो तरीके से जो है पैसा लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मतलब इतना टैक्स लगा के। तो आंध्र प्रदेश, दिल्ली और जे.एंड.के ने 50 से 70% जो है ना यहाँ पर कोविड सेस लगाया है बियर के ऊपर और जो बाकी अल्कोहल है उसके ऊपर। और इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल और ओडिशा, उन्होंने यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 30% से 30% से परसेंट के हिसाब से। ओके, देखिए ये उन चार स्रोतों में से एक स्रोत है जिनसे कि राज्यों को रेवेन्यू आता है। एक तो ये अल्कोहल वाली सारी कैटेगरी होगी, उसके बाद पेट्रोलियम है, फिर रियल एस्टेट है, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और आगे न्यूज़ है 80 मार्केट्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो बजाज ऑटो है ना, तो वहां पर अभी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का जो शेयर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 90% तो जो भी इनका प्रॉफिट आएगा ना, उसको उसको एज ए डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाएगा इन्वेस्टर्स में। ओके, तो यहाँ पर जो कैश सरप्लस की ये बात कर रहे हैं, तो वो 15,000 करोड़ से ज्यादा है। ओके, तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है इससे और आने वाले समय में बढ़ सकता है, सपोज करो 17,000 करोड़ तक ये जा सकता है। तो उस प्रॉफिट को, ओके, तो यहाँ पर जितना भी उसका 90% बनेगा, तो उसको जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे तो उनको जो है 90% प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। तो उस तरीके से ये चाह रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट जो है बजाज ऑटोस में बढ़े, उसकी वैल्यूएशन जो है और बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो कैश सरप्लस है ना, वो यहाँ पर 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 7500 करोड़ 15,000 करोड़ के बीच में है, तब ये 70 से 90% जो है ना वो प्रॉफिट जो है ये अपना डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। तो डिविडेंड क्या होता है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो स्क्रैप व्हीकल्स होंगे, तो वहां से जो है ना, अगर आप अपने व्हीकल को स्क्रैप करते हो, अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हो, तो आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है, अगर उसको स्क्रैप करते हो, उसकी जितनी वैल्यू होगी ना, तो उस हिसाब से जो अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे, तो वहां पर 4 से 6% का आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो, तो रोड टैक्स जो लग रहा है उसमें भी यहाँ पर 25% की यहाँ पर जो रिबेट मिलेगी, छूट मिलेगी। ओके, 15% मिलेगी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। ओके, तो इसके चलते ऑटो कंपनीज को ये चीजें अभी बता दी गई हैं सरकार की ओर से। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि स्क्रैप वैल्यू जो उनके पुरानी व्हीकल्स की, वो भी जो है कस्टमर्स को बतानी होगी। इसके अलावा अगर आप री रजिस्ट्रेशन कराते हो अपने व्हीकल की, जो कि 15 साल पुराना हो चुका है, तो भी फिर 8 गुना ज्यादा पैसे आपको देने होंगे, जितनी भी पहले फीस लग रही होगी आरसी की, उसके मुकाबले में। तो अभी भारत सरकार चाह रही है कि आप 15 साल के बाद छोड़ दो गाड़ी, आप नई गाड़ी खरीदो। तो इसके ऊपर भारत सरकार फोकस करिए। मेन मुद्दा ये है कि पोल्यूशन कम करती है नई गाड़ियां, पुरानी वाली ज्यादा करती हैं, तो यही वाला रीजन है। और इसके अलावा भारत सरकार चाह रही है कि आगे बढ़े, सही जो है ना, सही तरीके से जो यहाँ पर एक्सीडेंटल प्रोन गाड़ी है उनका इस्तेमाल जो है वो आगे बढ़े। और साथ ही साथ जो नई गाड़ियों की डिमांड है वो भी बढ़े। यहाँ पर जो अभी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन लाइन की, वो भी कम हो सकती है अगर डिमांड बढ़ती है। 30 से 40% की जो डिमांड है वो जो है कम हो सकती है। इससे भी यहाँ पर जो है, सॉरी, 30 से 40% जो यहाँ पर कॉस्ट है वो कम हो सकती है। और यहाँ पर जो ना आगे जो बात की जा रही है वो है वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये एक तरीके का प्रोग्राम, इसको भी याद रखें। ये एक तरह का मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, विच वुड हेल्प इन फेजिंग आउट द पोल्यूटिंग एंड अनफिट व्हीकल्स। ओके, तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत भारत सरकार चाह रही है कि अनफिट व्हीकल्स को बाहर करो, नई व्हीकल्स के ऊपर आप फोकस करो। और आगे जी न्यूज, तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, जो कि हमारे
मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के यहाँ पर मिनिस्टर है, तो कह रहे हैं कि कोई बूथ नहीं होगा अभी जो रोड जो टोल टोल प्लाजा होंगे, आने वाले समय में सबको यहाँ पर प्लेस किया जाएगा जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सेंटर के साथ। तो ये 1 साल में ये काम कंप्लीट किया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने ये बात कही है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक का जो काम है ना, वो अभी 93% तक का अभी काम जो है हो चुका है। कहने का मतलब जितने व्हीकल्स 93%, जितने भी व्हीकल्स भारत में चल रहे हैं उनका 93% जो व्हीकल्स है वो अभी फास्ट ट्रैक जो है वो सुविधा ले चुके हैं। और आने वाले समय इस सुविधा को और जो है एक्सपैंड कर दिया जाएगा। और आगे जो न्यूज है तो उसमें बात कर रहे हैं कि जो यूएनसीटीएडी है, जिसका मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो उसके द्वारा वीरवार को कहा गया कि अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है इंडिया में, तो अभी जो है ना, अभी स्टार्टिंग में केसेस अभी जो है ना कंट्रोल हो जाएंगे आने वाले समय में। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है ना, तो उसमें अभी देखते हैं कि किस तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी जो यूएनसीटीएडी वो कह रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 2021 के फिस्कल ईयर में 5% के हिसाब से रहेगी। जिस तरीके से भारत जो है आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर टैकल किया जा रहा है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और कहा है कि अभी जो 2020 का जो जीडीपी है वो 6.9% तक यहाँ पर श्रैंक करेगा, इतना कम होगा, ओके, पिछले सालों के मुकाबले। और यहाँ पर जो रिलीफ रिजल्ट दिए गए, तो यहाँ पर जो ना ये सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए, तो ये भी बात की जा रही है इसके द्वारा। इसके अलावा जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस रही है वो यहाँ पर अनसक्सेसफुल रही है, कि वायरस को स्प्रेड होने से यहाँ पर बचाया नहीं जा सका। तो इसके रिगार्डिंग ग्रोथ अभी जो आने वाले समय में कम होती नजर आएगी। तो ये यहाँ पर कहना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ग्लोबल इकोनॉमी अगर बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो वहां पर जो है अभी 4.7 की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है 2021 में, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर जो जीडीपी श्रैंक होगी 2020 में वो 3.9% के हिसाब से होगी। स्ट्रॉन्गर रिकवरी जो है वो यहाँ पर तभी होगी यहाँ पर जब कम से कम सही तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करें स्ट्रॉन्गर रिकवरी विल स्टिल लीव ग्लोबल इकोनॉमी शॉर्ट ऑफ 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो इसकी इतनी यहाँ पर कमी है ग्लोबल इकोनॉमी में। मतलब कहने का मतलब जिस तरीके से पहले काम चल रहा था, पैसा वैल्यूएशन ज्यादा थी, कैश फ्लो ज्यादा था, अब यहाँ पर जो है कम हो रहा है, जो है पैंडेमिक की वजह से जीडीपी कम होती नजर आ रही है। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो एयरटेल है ना, तो अभी उसने जियो को पीछे छोड़ दिया है। जनवरी महीने का जो डाटा आया ना, तो बहुत बड़े पैमाने पर यूजर गेन किए, 4G यूजर एयरटेल ने। तो अभी ये सुनील मित्तल के द्वारा ये कंपनी लीड की जाती है एयरटेल, तो जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, तो फाइट कर रहे हैं, ओके, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ, जिसके तहत एयरटेल ने 6.9 मिलियन एक्टिव यूजर जो है ना वो ऐड किए हैं जनवरी महीने में, ओके। तो अभी टोटल जो परसेंट शेयर था इनके ओवरऑल जितने भी यूजर हैं मोबाइल फोन के या इंटरनेट के या टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के, तो वो 24% है अभी एयरटेल का, ओके, उनमें से। और इसके अलावा एक्टिव यूजर बेस जो अभी 336 मिलियन हो चुका है इनका फिगर्स के मामले में, तो ये जनवरी तक का डाटा है। तो अभी जियो ने 3.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स को लॉस किया है, मतलब कि गवा लिए इतने यूजर्स। तो अभी इसका रीजन क्या हो सकता है? ये पिछले 9 महीने को डाटा है कि इतने बड़े पैमाने पर जो जियो को लॉस हो रहा है। और इसकी और जो लॉस मेकिंग वोडाफोन आइडिया भी आगे बढ़ रही है, तो इसका भी फर्स्ट टाइम देखा गया कि पिछले 15 महीनों में यहाँ पर जनवरी में यहाँ पर एक्टिव यूजर्स की जो गिनती है वो बढ़ी है। तो रीजन क्या है इसका? इसका जो मेनली रीजन है कि अभी कुछ तो यहाँ पर फार्म प्रोटेस्ट का अभी रीजन पड़ रहा है कि अभी उनके द्वारा भी अपनी जो मोबाइल सिम्स है उनको स्विच किया जा रहा है दूसरी कंपनीज में। और दूसरा जो है यहाँ पर जो कनेक्टिविटी स्पीड है, ओके, उसमें भी जो है यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा है जियो के द्वारा। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आईबीसी के कुछ सेक्शंस है, जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, और दूसरा जो सार्फेसी एक्ट है, ओके। तो अभी सार्फेसी एक्ट के तहत क्या था कि सार्फेसी एक्ट कहता था कि जो भी कंपनी जो दिवालिया होगी है उसका एसेट बेचो और पैसा रिकवर करो, ओके। तो ये कब बनाया गया था, कौन सी ईयर को ये सार्फेसी एक्ट बनाया गया था? तो अभी जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये 2016 में बना था, जिसके बारे में हमने हाल ही में जिक्र किया बड़े कुछ अच्छे से। तो कोर्ट का कहना है कि अभी कुछ हर्डल्स आ रही हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस कम्युनिकेशन है और एयरसेल, ये दोनों ऐसी कंपनीज है जिनका किसी समय में भारत में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में वजूद था, लेकिन अभी ये दिवालिया हो चुकी हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा इसके ऊपर है, और बिल्कुल इसी के जैसे सिमिलर कर्जा इसी के ऊपर भी है, एयरसेल के ऊपर। तो अभी जो है ना ये इनका प्रोसेस चल रहा है कि इनको अभी कैसे इनका रेजोल्यूशन निकालना है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ये अपना केस लेकर गई हैं। तो अभी जो है इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, इनको बेचा जाएगा किसी ऐसे प्लेयर को जो कि इसको खरीद पाने में सक्षम हो, कि चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो चाहे एयरसेल, इसको खरीदेगा कोई ना कोई, ताकि जो है यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्टर्स का वो वापस दिया जाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड काम करता है। तो सार्फेसी एक्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो अभी कोर्ट कह रहा है कि अभी दोनों में कंफ्यूजन है, पैरिटी लेकर आओ, समानता लेकर आओ। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर ना हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है इनका, आरकॉम ऑफ एयरसेल का, तो इसको सही करो। और अभी देखो फर्क क्या रहा है, तो यहाँ पर बात करें कि जो आईबीसी है वो रेजोल्यूशन अलाउ करता है एप्लीकेंट को, तो यहाँ पर दूसरी ओर जो एआरसीज है ना उसके मुकाबले में,
लेकिन सारफेसी एक्ट जो है ना वो यहाँ पर जो जो उसकी एआरसीज हैं, ओके, जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके मुकाबले में यहाँ पर जो है कोई भी हमायत नहीं करता है। ओके, तो ये जो 2002 में बनाया गया था सरफेसी आईबीसी को बनाया गया था 2016 में, तो इसी मुद्दे के ऊपर जो है ना क्वेश्चन मार्क बना हुआ, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इसका जो है सोल्यूशन निकालिए, ताकि जो कि जल्दी से जल्दी जो है ना जो एक्सपोजर है, ओके, वो हम जो है दे सके, इनका जो है यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सके। तो यहाँ पर देखो, एक्सपोजर जो है ना आरबीआई एसबीआई का इन आरकॉम वो 4800 करोड़ का है, और एयरसेल में जो है ना 7246 करोड़ का। तो इतने पैसे यहाँ पर हो सकता है कि एसबीआई इनको दे, जिस तरीके से इनका रेजोल्यूशन हो, किसी ना किसी तरीके से इनका जो है काम निपटाया जाए। और आगे न्यूज है स्टार्टअप्स डिसरप्शन है, स्टार्टअप्स है टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो हमारा जीएसएलवी मार्क 3 है ना, तो अभी इस रेस में आ गया, जिस रेस में स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 काम करता है। कि ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट की अगर बात करें, कि अगर आप अपना कोई भी सैटेलाइट जो है यहाँ पर लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी भारत के द्वारा जो बनाई गई कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ओके, तो यहाँ पर ये इंडिया का हाईएस्ट रॉकेट जो है ना, यहाँ हैवीएस्ट रॉकेट जो है इसको ऑफर कर रही है, जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3। किसके मुकाबले में? जो यहाँ पर स्पेस एक्स का फाल्कन है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये एलॉन मस्क की कंपनी, टेस्ला की कंपनी है। ओके, तो ये अभी दोनों के बीच में जो है यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जो ग्लोबल कस्टमर्स है जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हैं, तो ये भी कंपटीशन में आ गया है जीएसएलवी मार्क 3। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि किस सैटेलाइट की अभी कितनी कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, कितना जो है लोड जो है ये कैरी कर सकते हैं। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाई आउट्स। ओके, तो बाई आउट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इक्विटी में जो पैसे में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो यहाँ पर जो है दो तरीके का बाय आउट होता है, जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी फर्म के बारे में। जो भी कोई भी ऐसी कंपनी जो दिवालिया हो चुकी है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, अगर शेवरले की कंपनी थी, ओके, शेवरले की जो जनरल मोटर्स की कंपनी थी, शेवरले शेवरले की गाड़ियां आपने देखी होंगी इंडिया में। हालांकि अभी इन्होंने अपना सामान वगैरह समेट लिया है, भारत से वापस चली गई यूएस। तो जब भी 2008 में मंदी आई थी, तो उस समय ओबामा प्रशासन ने बाय आउट किया था। ओके, कहने का मतलब कि खरीदा था काफी बड़े पैमाने पर उसका स्टेक। बिल्कुल इसी तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो वो भी किसी फर्म का यहाँ पर स्टेक खरीद लेते हैं, तो उसका कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस तरीके से बाय आउट होता है किसी भी कंपनी का। तो जो स्टेक हो सकता है वो 50% भी हो सकता है, वो 100% भी हो सकता है। तो जब भी स्टेक 51% तक पहुंचे, 50% तक, 50% से ज्यादा हो गया किसी का भी, तो कंट्रोल उसका होता है, प्रमोटर वो हो जाता है, मालिक वो हो जाता है। ओके, तो दो तरीके का यहाँ पर बायआउट होता है। एक होता है मैनेजमेंट बायआउट, दूसरा होता है लीवरेज्ड बायआउट। मैनेजमेंट बायआउट में, इस बायकॉट्स में जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो मदद करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंपनी, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसकी, कि आपको हम पैसा देते हैं, आप किसी भी दूसरे प्रमोटर की जो कंपनी है, ओके, जो यहाँ पर खराब परफॉर्म कर रही है, आप उसको खरीद लो। ओके, जो दिवालिया हो चुकी है उसको आप खरीद लो। तो यहाँ पर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनका मेजॉरिटी स्टेक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम मैनेजमेंट बायआउट करते हैं। दूसरा होता है लीवरेज बायआउट। तो लीवरेज बायआउट में यहाँ पर क्या होता है, लार्ज प्रोपोर्शन जो फंड होता है ना, जो भी कंपनी के पास एक्वायर होता है, जो कंपनी अपने पास रखती है, उसको फाइनेंस किया जाता है डेट द नॉर्मल रेशो। तो जहां पर जो 70% जो होता है वो डेट होता है, और 30% जो है वो इक्विटी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है काम किया जाता है। तो यही है ओवरऑल पूरा सिनेरियो पूरे पूरे लेक्चर का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कैसी लगी डिस्कशन? तो क्या आपने आज नया सीखा? ओके, तो जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अगर तो आपने कॉपी पेन लेकर लिखा है, तो उसके आंसर जरूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।